नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो अब अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम चैप्टर का रिवीजन। जो चैप्टर 6 की डिडक्शन दे रखी है उस चैप्टर का अपन रिवीजन स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैंने बताया था एक होती है एग्जेम्पशन और एक होता है डिडक्शन। एग्जेम्पशन तो क्या होता है, पांचों हेड में किसी भी हेड का पार्ट नहीं बनता। लेकिन जो डिडक्शन होती है उसमें अपन क्या करते हैं, सबसे पहले पांचों हेड की इनकम निकालते हैं और उसके बाद अपन क्लबिंग करते हैं, सेट ऑफ करते हैं। आपकी आ जाती है ग्रॉस टोटल इनकम, जीटीआई आ जाती है। और जीटीआई में से क्या मिलती है आपको, चैप्टर 6 की डिडक्शन मिलती है। चैप्टर 6 की डिडक्शन जीटीआई से मिलती है। तो इसमें कुछ बेसिक पॉइंट बता रखे हैं। सबसे पहले बता रखा है जो चैप्टर 6 की डिडक्शन होगी वो जीटीआई से ज़्यादा नहीं हो सकती। आपकी जो ग्रॉस टोटल इनकम आई है ना, मैक्सिमम उसी लिमिट तक हो सकती है। मान लो आपकी ग्रॉस टोटल इनकम 5 लाख आई है तो चैप्टर 6 की डिडक्शन आप मैक्सिमम कितनी ले सकते हो, 5 लाख तक ले सकते हो। तो जो डिडक्शन होती है चैप्टर 6 की जीटीआई से ज़्यादा नहीं हो सकती, ग्रॉस टोटल इनकम से ज़्यादा नहीं हो सकती। और दूसरा पॉइंट बता रखा है जो चैप्टर 6 की डिडक्शन होती है उन इनकम से नहीं मिलती जो स्पेशल रेट से टैक्सेबल होती है। ऐसी इनकम जो स्पेशल रेट से टैक्सेबल होती है उन इनकम से चैप्टर 6 की डिडक्शन नहीं मिलती। जैसे लॉटरी की इनकम हो गई, एलटीसीजी हो गया 112 वाला, एलटीसीजी 112A वाला हो गया, या 15% वाला एसटीसीजी हो गया। ये स्पेशल रेट वाली इनकम जो होती है इनमें से चैप्टर 6 की डिडक्शन आपको नहीं मिलती। अब जो डिडक्शन होती है दो तरह की होती है। एक होती है पेमेंट या इन्वेस्टमेंट बेस्ड डिडक्शन। मतलब अगर आपको डिडक्शन लेनी है तो आपको कुछ पेमेंट करना पड़ता है या तो या कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। जैसे आपने मान लो पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट किया, एफडी करवाई आपने, या मान लो आपने एलआईसी का प्रीमियम पे किया। ये होती है पेमेंट या इन्वेस्टमेंट बेस्ड डिडक्शन। इनका सेक्शन है सेक्शन 80C से लेकर के 80GGC तक। ये सीए इंटर लेवल पे भी थी। इसके बाद होती है इनकम बेस्ड डिडक्शन। इनकम बेस्ड डिडक्शन में एक तो नॉर्मल होती है सेक्शन 80 टीटीए और टीटीबी। ये तो होती है सेविंग अकाउंट के रिगार्डिंग। अब इनकम बेस्ड डिडक्शन होती क्या है, पहले तो आप की जो इनकम होगी वो किसी न किसी हेड का पार्ट बन जाएगी। जैसे मान लो आपको सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट मिल रहा है, वो अदर सोर्स में आ जाएगा। आपको 40,000 का इंटरेस्ट मिला सेविंग अकाउंट पे, अदर सोर्स में आ जाएगा। और उसके बाद जीटीआई में से उस इंटरेस्ट की इनकम में से क्या मिलेगी, आपको डिडक्शन मिलेगी। ये होती है इनकम बेस्ड डिडक्शन। पहले तो आपकी इनकम का पार्ट बनेगी और फिर जीटीआई में से क्या मिलेगी, डिडक्शन मिलेगी। ये होती है इनकम बेस्ड डिडक्शन। अब इनकम बेस्ड डिडक्शन एक होती है 80 टीटीए टीटीबी जो नॉर्मल होती है, और एक होती है 80 आईए से लेकर के 80 आरआरबी। सेक्शन 80 आईए से लेकर के 80 आरआरबी जिनको अपन हेडिंग सी डिडक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेडिंग सी डिडक्शन। हेडिंग सी डिडक्शन भी बोलते हैं। अब ये थोड़ी स्पेशल डिडक्शन होती है, मेनली पीजीबीपी की इनकम से मिलती है। ये पहले तो पीजीबीपी इनकम का पार्ट बन जाती है आपके, और उसके बाद चैप्टर 6 की आपको डिडक्शन मिल जाती है। हेडिंग सी डिडक्शन इनको बोलते हैं। लेकिन इनके लिए कंडीशन होती है। कंडीशन क्या होती है, अगर आपको हेडिंग सी डिडक्शन क्लेम करनी है तो आपको ड्यू डेट तक, जो भी आरओआई की ड्यू डेट होती है, ड्यू डेट तक आपको आरओआई फाइल करनी पड़ेगी। अगर आपने आरओआई लेट फाइल करी तो हेडिंग सी वाली डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। अब स्टार्ट करते हैं अपन सबसे पहले पेमेंट या इन्वेस्टमेंट बेस्ड डिडक्शन। इसमें सबसे पहले दे रखा है सेक्शन 80C। सेक्शन 80C में कुछ स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट या कुछ स्पेसिफाइड पेमेंट बता रखे हैं। अगर वहाँ आप इन्वेस्टमेंट करोगे या उन चीज़ों का पेमेंट करोगे तो आपको सेक्शन 80C में डिडक्शन मिलेगी। किसको मिलेगी, इंडिविजुअल और एचयूएफ को मिलेगी। मैक्सिमम लिमिट कितनी है सेक्शन की, 1,50,000 की। टोटल मिला के इस सेक्शन में कितनी डिडक्शन क्लेम कर सकते हो आप, 1.5 लाख रुपए की 1,50,000 की डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो। इसमें टोटल 14 इन्वेस्टमेंट बता रखे हैं। एक एक करके सबको देखते हैं। पहला बता रखा है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड टू एनी इंश्योरेंस कंपनी। आपने किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा, किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, आपको यहाँ डिडक्शन मिल जाएगी। अब प्रीमियम किसके लिए पे करना है, अगर इंडिविजुअल का वाला केस है तो इंडिविजुअल खुद के लिए पे कर सकता है, स्पाउस के लिए और चिल्ड्रन के लिए। खुद के लिए, स्पाउस के लिए, चिल्ड्रन, सेल्फ, स्पाउस और चिल्ड्रन कवर्ड है। दूसरा एचयूएफ, किसी भी मेंबर ऑफ एचयूएफ के लिए प्रीमियम पे कर सकता है। अब डिडक्शन कितनी मिलेगी उसके लिए एक लिमिट दे रखी है। तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा पॉलिसी आपने कब ली थी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आपने कब ली थी। अगर आपने पॉलिसी कब ली थी, 1 अप्रैल 2012 से पहले ली थी, 1 अप्रैल 2012 से पहले ली थी, तो प्रीमियम पेड और 20% ऑफ पॉलिसी अमाउंट विच एवरेज लोअर। प्रीमियम पेड ले लेंगे और जो जितने अमाउंट की आपने पॉलिसी ली थी उसका 20% कर देंगे, और इन दोनों में से जो भी लोअर होगा उस अमाउंट की आपको डिडक्शन मिल जाएगी। दूसरा, अगर आपने पॉलिसी प्रीवियस ईयर 12-13 में ली थी, कब ली थी, प्रीवियस ईयर 12-13 में ली थी पॉलिसी, तो प्रीमियम पेड और 10% ऑफ पॉलिसी अमाउंट विच एवरेज लोअर कर देंगे। अगर आपने पॉलिसी कब ली थी, 1 अप्रैल 2013 या उसके बाद, 1 अप्रैल 2013 या उसके बाद ली थी, तो अगर मान लो वो पर्सन जिसके लिए आपने पॉलिसी ली थी वो किसी बीमारी से या डिसेबिलिटी से सफ़र कर रहा है, किसी बीमारी से या किसी डिसेबिलिटी से पीड़ित है, सफ़र कर रहा है, तो प्रीमियम पेड और 15% ऑफ पॉलिसी अमाउंट विच एवरेज लोअर। प्रीमियम पेड और 15% ऑफ पॉलिसी अमाउंट विच एवरेज लोअर। अगर वो नॉर्मल पर्सन है तो प्रीमियम पेड और 10% ऑफ पॉलिसी अमाउंट विच एवरेज लोअर। क्या करेंगे, प्रीमियम पेड और 10% ऑफ पॉलिसी अमाउंट विच एवरेज लोअर। ये था पहला पॉइंट। अगर आपने किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया आपको डिडक्शन मिलेगी। इंडिविजुअल को किसके लिए मिलेगी, सेल्फ, स्पाउस और चिल्ड्रन, सेल्फ, स्पाउस और चिल्ड्रन, और एचयूएफ को कोई भी मेंबर हो सकता है एचयूएफ का। चिल्ड्रन चाहे डिपेंडेंट हो चाहे ना हो, कैसा भी कोई फर्क नहीं पड़ता। पॉलिसी 1 अप्रैल 2012 से पहले ली थी, प्रीमियम पेड और 20% ऑफ पॉलिसी अमाउंट विच एवरेज लोअर। 12-13 में ली थी, प्रीमियम पेड और 10% ऑफ पॉलिसी अमाउंट विच एवरेज लोअर। 1 अप्रैल 2013 या उसके बाद ली थी। अगर पर्सन
डिसेबिलिटी या कोई बीमारी से पीड़ित है, सफर कर रहा है, तो प्रीमियम पेड और 15% ऑफ पॉलिसी अमाउंट विच एवर इज लोअर। नॉर्मल पर्सन है तो प्रीमियम पेड और 10% ऑफ पॉलिसी अमाउंट विच एवर इज लोअर। इसके बाद अगर आपने मान लो पीपीएफ में पैसा इन्वेस्ट किया, आपको डिडक्शन मिल जाएगी। इंडिविजुअल किसके लिए करता है? सेल्फ, स्पाउस और चिल्ड्रन। सेल्फ के लिए, स्पाउस के लिए, चिल्ड्रन के लिए। एचयूएफ कोई भी मेंबर के लिए करता है। तो अगर आपने पीपीएफ में पैसा इन्वेस्ट किया, डिडक्शन मिल जाएगी। पॉइंट 1 और 2 में पेरेंट्स कवर्ड नहीं है, ध्यान देना, पेरेंट्स कवर्ड नहीं है। अगर आपने पेरेंट्स के नाम पे इन्वेस्टमेंट किया मान लो पीपीएफ में, या पेरेंट्स का लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। इसके बाद दे रखा है एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है एसपीएफ में या आरपीएफ में, एसपीएफ या आरपीएफ, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड या रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में, तो उसको उसकी डिडक्शन मिल जाएगी। इसके बाद अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एनएससी में, तो उसकी भी डिडक्शन मिल जाएगी। और उस पर जो इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट की भी क्या मिल जाएगी? डिडक्शन यहाँ मिल जाएगी। अगला पॉइंट था, अगर आप हाउसिंग लोन का रिपेमेंट करते हो, हाउसिंग लोन का रिपेमेंट करते हो, हाउसिंग लोन का प्रिंसिपल अमाउंट का रिपेमेंट करते हो, डिडक्शन यहाँ मिल जाएगी। इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहा मैं, प्रिंसिपल अमाउंट की बात कर रहा हूँ। लेकिन 3 कंडीशन है। पहला, लोन आपने किसके लिए लिया है? परचेज या कंस्ट्रक्शन, हाउस प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए या कंस्ट्रक्शन करने के लिए लोन लिया तो ही मिलेगी, रिपेयर वगैरह के लिए नहीं मिलेगी। दूसरा, आपका जो परचेज वगैरह है या कंस्ट्रक्शन वगैरह ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर अंडर कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है, अंडर कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है तो डिडक्शन नहीं मिलेगी, कंप्लीट हो जाना चाहिए कंस्ट्रक्शन। उसके बाद लास्ट दे रखा है, लोन आपको किससे लेना है? गवर्नमेंट से, बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एम्प्लॉयर कंपनी से। गवर्नमेंट से, बैंक से, या तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, या एम्प्लॉयर से, या किसी कंपनी से। अगर आपने रिश्तेदारों से या दोस्तों वगैरह से, रिलेटिव्स वगैरह से, फ्रेंड्स वगैरह से अगर लोन लिया है तो डिडक्शन नहीं मिलेगी। आगे बता रखा है, अगर आपने शेड्यूल बैंक में एफडी करवाई या पोस्ट ऑफिस में एफडी करवाई 5 ईयर या उससे ज़्यादा की, 5 ईयर से उससे ज़्यादा की, आपको डिडक्शन मिल जाएगी। अगला बता रखा है, अगर आपने अपने बच्चों की, 2 बच्चों की, कितने मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन की ट्यूशन फीस पे करी, ट्यूशन फी पे करी इंडिया के अंदर, इंडिया के अंदर आपने 2 बच्चों की मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन की ट्यूशन फी पे करी, आपको डिडक्शन मिल जाएगी। ट्यूशन फी के अंदर डोनेशन, डेवलपमेंट और कोचिंग फीस नहीं आएगी। स्कूल फीस आ जाएगी, कॉलेज वगैरह की फीस आ जाएगी, लेकिन डोनेशन फीस, डेवलपमेंट फीस और कोचिंग फीस इसमें नहीं आएगी। इसके बाद बता रखा है, नाबार्ड बॉन्ड्स में डिपॉजिट किया आपने, डिडक्शन मिल जाएगी। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में आपने डिपॉजिट किया, डिडक्शन मिल जाएगी। सुकन्या समृद्धि स्कीम में अगर आपने पैसा जमा करवाया, डिडक्शन मिल जाएगी। अगर आपने मान लो हाउस प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए स्टाम्प ड्यूटी या रजिस्ट्रेशन फीस पे करी, स्टाम्प ड्यूटी या रजिस्ट्रेशन फीस पे करी, तो उस स्टाम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन फीस की भी यहाँ क्या मिल जाएगी? डिडक्शन मिल जाएगी। इसके बाद बता रखा है, अगर आपने यूटीआई या म्यूचुअल फंड की यूनिट्स में इन्वेस्टमेंट किया, यूटीआई म्यूचुअल फंड की यूनिट्स में इन्वेस्टमेंट किया, डिडक्शन मिल जाएगी। यूटीआई म्यूचुअल फंड के पेंशन फंड में इन्वेस्टमेंट किया, यूटीआई म्यूचुअल फंड के पेंशन फंड में इन्वेस्टमेंट किया, यहाँ डिडक्शन मिल जाएगी। और लास्ट है, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है, किसको मिलेगी? लास्ट वाली 14 वाली, सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है, उसने क्या किया? सेक्शन 80 सीसीडी में जो पेंशन स्कीम बता रखी है, सेक्शन 80 सीसीडी में अटल पेंशन योजना नाम की एक पेंशन स्कीम बता रखी है। तो सेक्शन 80 सीसीडी में जो पेंशन स्कीम बता रखी है, उसके टायर 2 अकाउंट में, टायर 2 अकाउंट में इन्वेस्टमेंट किया, डिडक्शन मिल जाएगी। और टायर 1 में किया तो टायर 1 80 सीसीडी में जाएगा, टायर 1 अकाउंट में किया तो 80 सीसीडी, और टायर 2 में किया तो सेक्शन 80 में कवर हो जाएगा। कुछ नहीं दे रखा तो क्या मानेंगे? 80 सीसीडी मानेंगे, मतलब टायर 1 मानेंगे। ये था सेक्शन 80C। इन चीज़ों की इस सेक्शन में डिडक्शन मिल जाएगी। किन किन चीज़ों की मिल जाएगी? पहला, अगर आपने एलआईसी का प्रीमियम पे किया है, किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का, डिडक्शन मिल जाएगी। दूसरा, आपने पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट किया है, डिडक्शन मिल जाएगी। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन एसपीएफ आरपीएफ का, डिडक्शन मिल जाएगी। एनएससी में आपने इन्वेस्टमेंट किया, उसका इंटरेस्ट की डिडक्शन मिल जाएगी। रिपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन आपने किया है, डिडक्शन मिल जाएगी। एफडी करवाई आपने, डिडक्शन मिल जाएगी। ट्यूशन फी पे करी बच्चों की, डिडक्शन मिल जाएगी। नाबार्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट किया है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में किया है, या सुकन्या समृद्धि स्कीम में किया है, इनमें भी आपको क्या मिल जाएगी? डिडक्शन मिल जाएगी। अगर आपने हाउस प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए स्टाम्प ड्यूटी या रजिस्ट्रेशन फीस का पेमेंट किया है, उसकी भी डिडक्शन मिल जाएगी। यूटीआई म्यूचुअल फंड की यूनिट्स में इन्वेस्टमेंट किया, डिडक्शन मिल जाएगी। यूटीआई म्यूचुअल फंड के पेंशन फंड में इन्वेस्टमेंट किया, डिडक्शन मिल जाएगी। और लास्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय ने क्या किया है? 80 सीसीडी की पेंशन स्कीम में सेकंड टायर, मतलब टायर 2 अकाउंट में, टायर 2 अकाउंट में इन्वेस्टमेंट किया है, तो डिडक्शन उसको भी मिल जाएगी। इसके बाद सेक्शन 80 CCC बना रखा है, अगर आप किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के पेंशन फंड या एन्युटी प्लान में इन्वेस्टमेंट करते हो, आप किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के पेंशन फंड या एन्युटी प्लान में इन्वेस्टमेंट करते हो, डिडक्शन 80 CCC में मिल जाएगी, इंडिविजुअल को मिल जाएगी। और मैक्सिमम कितनी मिलेगी? 1,50,000 की। अब देखो, अगर आप यूटीआई या म्यूचुअल फंड के पेंशन फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो, यूटीआई या म्यूचुअल फंड के पेंशन फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो, 80C में जाएगा। लेकिन अगर आप किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के पेंशन फंड या एन्युटी प्लान में इन्वेस्टमेंट करते हो, कहाँ कवर होगा? 80 CCC में वो कवर होगा। इसके बाद अपने देखा 80 CCD, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट की पेंशन स्कीम या न्यू पेंशन स्कीम या अटल पेंशन योजना में कंट्रीब्यूशन करते हो, 3 नाम से बोलते हैं इसको, सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम और अटल पेंशन योजना। सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम और अटल पेंशन योजना में आप कंट्रीब्यूशन करते हो, 80 CCD में डिडक्शन मिलेगी। किसको मिलेगी? इंडिविजुअल को मिलेगी। कितनी मिलेगी? सेक्शन 80 CCD 1, 80 CCD 1B और 80 CCD 2, 3 इसमें सब सेक्शन बता रखे हैं, तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले 80 CCD 1, आपका जो सेल्फ कंट्रीब्यूशन है, तो उसकी आपको 80 CCD 1 में डिडक्शन मिलेगी। अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हो, मतलब आप जॉब करते हो, तो एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन वो ले लेंगे और 10% ऑफ सैलरी ले लेंगे, और इन दोनों में से जो भी लोअर होगा उसकी डिडक्शन मिल जाएगी। इन दोनों में से जो भी लोअर होगा उसकी डिडक्शन मिल जाएगी। मान लो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है 1,60,000 का,
और सैलरी उसकी 10 लाख है, 10 लाख का 10% करोगे तो ये आ गया 1 लाख। तो इन दोनों में से जो भी लोअर है, मतलब 1 लाख है, 1 लाख की डिडक्शन यहाँ अपन ले लेंगे। अगर मान लो आप सैलरीड एम्प्लॉय नहीं हो, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आप जॉब नहीं करते, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, तो एसएससी का कंट्रीब्यूशन ले लेंगे और 20% ऑफ जीटीआई, एसएससी कंट्रीब्यूशन और 20% ऑफ जीटीआई, इन दोनों का लोअर की आपको डिडक्शन मिल जाएगी। 80 CCD 1 भी बोलता है, मान लो आपने कंट्रीब्यूशन ज़्यादा किया था, 80 CCD 1 में कंट्रीब्यूशन आपने ज़्यादा किया था, लिमिट से ज़्यादा किया था, लिमिट क्या थी 10% ऑफ सैलरी, तो वहाँ तो आपको लिमिट तक डिडक्शन मिली। तो बैलेंस डिडक्शन आप क्या कर सकते हो, बैलेंस कंट्रीब्यूशन की डिडक्शन 80 CCD 1 भी में ले सकते हो अप टू ₹50,000, अप टू ₹50,000। तो देखो ऊपर आपने कंट्रीब्यूशन 1,60,000 का किया था, डिडक्शन कितनी मिली थी 80 CCD 1 में, 1 लाख की मिली। तो एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन आपने 60 का किया, उसकी डिडक्शन आपको 80 CCD 1 भी में मिल जाएगी, लेकिन कितनी मिलेगी, अप टू ₹50,000, 50,000 रुपये तक 80 CCD 1 में आप डिडक्शन ले सकते हो। फिर अगला था 80 CCD 2। 80 CCD 2 है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। अगर आपका एम्प्लॉयर काफ़ी अच्छा आदमी है, भला आदमी है, वो आपके लिए कंट्रीब्यूट करता है, उस स्कीम में आपके लिए भी कंट्रीब्यूट करता है कौन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। तो एम्प्लॉयर जो भी कंट्रीब्यूट करेगा, मान लो एम्प्लॉयर ने आपके लिए 2 लाख रुपए कंट्रीब्यूट किए ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, आपके लिए 2 लाख रुपीज़ उस स्कीम में कंट्रीब्यूट किए, तो 2 लाख रुपये पहले तो आपके सैलरी हेड में इनकम बन जाएगी, एम्प्लॉय की पहले तो वो सैलरी हेड में इनकम बन जाएगी, और उसके बाद उस एम्प्लॉय को 80 CCD 2 का डिडक्शन मिलेगा। एम्प्लॉय को कितना मिलेगा, जितना भी एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूट किया वो ले लेंगे और सैलरी का 10% कर देंगे, और इन दोनों में से जो भी लोअर आएगा वो एम्प्लॉय को क्या मिल जाएगी, एम्प्लॉय को डिडक्शन मिल जाएगी। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, तो ये 10% की जगह लिमिट क्या लेंगे, 80 CCD 2 के अंदर लिमिट क्या लेंगे, 14%। ये लिमिट ओनली किस में लेंगे, 80 CCD 2 में कितने लेंगे, 10 की जगह 14 लेंगे। अब इसमें मान लो जो एम्प्लॉयर ने जो कंट्रीब्यूट किया 2 लाख रुपीज़, एम्प्लॉयर का क्या होगा, एम्प्लॉयर को भी डिडक्शन मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है, पीजीबीपी हेड में, सेक्शन 36 में अपने पढ़ा था, सेक्शन 36 में अपने देखा था, पीजीबीपी हेड में एम्प्लॉयर को भी अगर वो इस स्कीम में कंट्रीब्यूट करता है तो उसको डिडक्शन मिल जाती है उस लिमिट तक। कौन सी लिमिट तक, वही एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और 10% ऑफ सैलरी विच एवरेज लोअर। अब सैलरी में क्या क्या लोगे लिमिट कैलकुलेट करने के लिए, तो सैलरी में एक तो बेसिक सैलरी लेंगे और एक डीएनएस अलाउंस लेंगे, इफ वाला, इफ मतलब जो रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट बनता है या पे का पार्ट बनता है, डीए इफ ले लेंगे, नॉर्मल डीए नहीं लेंगे। तो बेसिक सैलरी प्लस डीए इफ लेंगे। इसमें एक नोट दे रखा है, आपने पैसे इसमें जमा करवाए इस स्कीम में, कौन सी स्कीम है, अटल पेंशन योजना वाली स्कीम में पैसे जमा करवाए, वहाँ पैसे इकट्ठे होते गए, उस पर इंटरेस्ट वगैरह बनता गया। अब आप उस पैसे को विड्रॉ कर रहे हो, डेथ वाला केस है तो पूरा का पूरा पैसा, मान लो उसमें 10 लाख रुपए इकट्ठे हो गए थे, 10 लाख विड्रॉ किए, पूरा का पूरा एग्जाम हो जाएगा। अदर केस है, आप नॉर्मल केस में उसको विड्रॉ कर रहे हो, 10 लाख इकट्ठे हो गए थे, आप विड्रॉ करते हो तो 60% एग्जाम हो जाएगा, 40% क्या हो जाएगा उसका, टैक्सेबल हो जाएगा। 60% एग्जाम, 40% टैक्सेबल, 10 लाख में से 6 लाख एग्जाम हो जाएगा, 4 लाख टैक्सेबल हो जाएगा। ये था 80 CCD सेक्शन। इसके बाद 80 CCE, ये सेक्शन आपको पागल बनाने का सेक्शन है, गवर्नमेंट आपको पागल बनाती है। क्या बोलती है कि जो एग्रीगेट डिडक्शन मिलेगा 80C प्लस 80CCC प्लस 80 CCD 1, 80C प्लस 80CCC प्लस 80 CCD 1, वो मैक्सिमम कितना होगा, 1,50,000 तक। पहले तो गवर्नमेंट ने क्या किया, 80C में 1.5 लाख रुपए की लिमिट डाल दी, 80C में डाल दी 1,50,000 की लिमिट, फिर 80CCC में डाल दी 1,50,000 की लिमिट, 80 CCD 1 में भी ये लिमिट डाल दी, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन और 10% ऑफ सैलरी विच एवरेज लोअर। फिर क्या बोलती है गवर्नमेंट, इन तीनों का एग्रीगेट डिडक्शन 80C, 80CCC प्लस 80 CCD 1 का तीनों का एग्रीगेट डिडक्शन मिला के आप कितना ले सकते हो, मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए। मैक्सिमम कितना ले सकते हो, 1,50,000। ऐसा नहीं कि 1.5 लाख आपने 80C में ले लिया, 1.5 लाख 80CCC में ले लिया और 1.5 लाख 80 CCD 1 में ले लिया, ऐसा नहीं कर सकते। तीनों का एग्रीगेट मिला के कितना हो सकता है मैक्सिमम, 1,50,000 रुपीज़। हाँ, इस सेक्शन में ये 80 CCD 1 भी और 80 CCD 2 कवर नहीं है, मतलब ये दोनों सेक्शन इंडिपेंडेंट है। तो 80 CCD 1 भी की जो डिडक्शन होती है 50,000 रुपये की, ये अलग होती है, इंडिपेंडेंट डिडक्शन होती है। ऐसे ही 80 CCD 2 में जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की डिडक्शन होती है, ये भी क्या होती है, इस लिमिट से बाहर होती है, ये भी इंडिपेंडेंट होती है। तो 3 सेक्शन 80C, 80CCC प्लस 80 CCD 1, तीनों की मिला के मैक्सिमम डिडक्शन आप कितनी ले सकते हो, 1,50,000। ये बोलता है सेक्शन 80 CCE। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट सेक्शन देखा था अपने, सेक्शन 80D। अगर आपने मेडिकल या हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, मेडिकल या मेडिक्लेम भी बोलते हैं जिसको, मेडिकल या हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, या CGHS में पैसा डाला है, CGHS मतलब कंट्रीब्यूशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में आपने कंट्रीब्यूट किया है, या प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पे पैसा खर्च किया है, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पे पैसा खर्च किया है, तो आपको 80D की डिडक्शन मिलेगी। किसको मिलेगी, इंडिविजुअल या HUF को मिलेगी, इंडिविजुअल HUF को मिलेगी। अब इंडिविजुअल को किसके लिए मिलेगी, खुद के लिए उसने पे किया है, मिल जाएगी, स्पाउस के लिए किया है, मिल जाएगी। डिपेंडेंट चिल्ड्रन, यहाँ वर्ड क्या है, डिपेंडेंट चिल्ड्रन, यहाँ डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए पे किया है, मिल जाएगी। अगर चिल्ड्रन इंडिपेंडेंट है, चिल्ड्रन खुद कमाते हैं, तो नहीं मिलेगी। 80C में ऐसा नहीं था, 80C में चिल्ड्रन वर्ड था खाली, चाहे डिपेंडेंट हो चाहे ना हो। तो यहाँ सेल्फ के लिए मिल जाएगी, स्पाउस के लिए मिल जाएगी, डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए मिलेगी। किसके लिए मिलेगी, डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए मिलेगी। और पेरेंट्स, यहाँ पेरेंट्स भी कवर्ड है, यहाँ फैमिली के अंदर पेरेंट्स को भी लिया गया है। 80C में पेरेंट्स को फैमिली नहीं माना गया था, लेकिन यहाँ पेरेंट्स को भी फैमिली में लिया गया है। और पेरेंट्स चाहे डिपेंडेंट हो चाहे ना हो,
पेरेंट्स चाहे डिपेंडेंट हो चाहे इंडिपेंडेंट, अगर पेरेंट्स मान लो खुद का काम करते हैं, खुद पैसा कमाते हैं, तो भी पेरेंट्स कवर्ड हो जाएंगे यहाँ पे। तो सेल्फ स्पाउस डिपेंडेंट चिल्ड्रन और पेरेंट्स, सेल्फ स्पाउस डिपेंडेंट चिल्ड्रन और पेरेंट्स के लिए इंडिविजुअल को डिडक्शन मिलेगी। एचयूएफ के लिए कोई भी मेंबर एचयूएफ उसको डिडक्शन मिल जाएगी। अब कैसे मिलेगी, सबसे पहले अपन बात करेंगे सेल्फ स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रन। पहला अपन स्लैब देख रहे हैं इसमें सेल्फ स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रन का। इन तीनों लोगों के लिए कौन कौन से नेचर का पेमेंट कर सकते हो आप, खुद के लिए, स्पाउस के लिए, डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए। हेल्थ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर सकते हो, हेल्थ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम अदर देन कैश, यहाँ वर्ड है अदर देन कैश, एटीसी वगैरह में वर्ड नहीं था, यहाँ वर्ड है। अगर यहाँ आप कैश में पेमेंट करोगे तो नहीं मिलेगी, अदर देन कैश वर्ड है यहाँ पे। क्या वर्ड है, अदर देन कैश। बियर्ड चेक, क्रॉस चेक वो अलाउड है यहाँ पे, खाली कैश वर्ड अलाउड नहीं है, मतलब कैश अलाउड नहीं है। अगर आपने बियर्ड चेक क्रॉस चेक से भी किया तो अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, आपने सीजीएचएस में पैसा कंट्रीब्यूट किया अदर देन कैश, अदर देन कैश ये भी अलाउड नहीं होगा, कैश में है तो अलाउड नहीं होगा, अदर देन कैश होगा तो ही आपको इसकी मिलेगी डिडक्शन। इसके बाद प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करवाया आपने किसी भी मोड में, चाहे कैश में करवाया हो, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप मिल जाएगी। तो 3 नेचर ऑफ पेमेंट कवर्ड है यहाँ पे, हेल्थ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया अदर देन कैश, सीजीएचएस में पैसा डाला अदर देन कैश, और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करवाया कैसे भी मोड में, आपको डिडक्शन मिलेगी। अब कितनी डिडक्शन मिलेगी, यहाँ पे लिमिट दे रखी है 25,000 रुपीज़ और टोटल पेमेंट विच एवर इज लोअर, 25,000 और टोटल पेमेंट विच एवर इज लोअर। अब आप बोलोगे टोटल पेमेंट तीनों लोगों के लिए अलग अलग लेंगे क्या, सेल्फ के लिए अलग, स्पाउस के लिए अलग, डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए अलग? ऐसा नहीं करेंगे। तीनों का टोटल मिला के क्या लिमिट है, ये 25,000 रुपये की लिमिट है, तीनों की मिला के 25,000 रुपये की जो लिमिट है। और नेचर ऑफ पेमेंट भी तीनों का अलग लेंगे क्या, 25,000 हेल्थ के लिए अलग, सीजीएचएस के लिए अलग, हेल्थ चेकअप के लिए अलग, ऐसा नहीं है। तीनों की टोटल मिला के, नेचर ऑफ पेमेंट के लिए भी तीनों की टोटल मिला के, और तीनों पर्सन के लिए टोटल मिला के लिमिट क्या है, 25,000 की लिमिट है, 25,000 और टोटल पेमेंट विच एवर इज लोअर। तो इन सबकी टोटल मिला के क्या लिमिट है, 25,000 और टोटल पेमेंट विच एवर इज लोअर। लेकिन इनमें से कोई भी पर्सन 60 ईयर्स या उससे ज़्यादा का है प्लस रेजिडेंट, कोई भी पर्सन 60 ईयर्स या उससे ज़्यादा का है प्लस रेजिडेंट है, लिमिट डबल हो जाएगी, 50,000 और टोटल पेमेंट विच एवर इज लोअर, 50,000 और टोटल पेमेंट विच एवर इज लोअर। अब पेरेंट्स के लिए अलग से लिमिट दे रखी है, पेरेंट्स चाहे डिपेंडेंट हो चाहे ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पेरेंट्स के लिए अगर आपने हेल्थ या मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया अदर देन कैश, वो कवर हो जाएगा। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करवाया आपने किसी भी मोड में, वो कवर हो जाएगा। सीजीएचएस नहीं आएगा, सीजीएचएस होता नहीं है पेरेंट्स का, तो सीजीएचएस आएगा ही नहीं। लिमिट क्या है, 25,000 और टोटल पेमेंट विच एवरेज लोअर। इनके लिए भी क्या लिमिट है, 25,000 और टोटल पेमेंट विच एवरेज लोअर। अब पेरेंट्स में मम्मी और पापा की अलग अलग लिमिट है क्या, अलग अलग नहीं है, दोनों की मिला के, मम्मी और पापा दोनों की मिला के क्या लिमिट है, 25,000 रुपये और टोटल पेमेंट विच एवरेज लोअर। इनमें से कोई भी पर्सन, पेरेंट्स से मतलब मम्मी या पापा में से कोई भी पर्सन अगर 60 ईयर्स या उससे ज़्यादा का है, 60 ईयर्स या उससे ज़्यादा का है प्लस रेजिडेंट है, तो लिमिट डबल हो जाएगी। डबल मतलब 50,000 और टोटल पेमेंट विच एवरेज लेस, 50,000 और टोटल पेमेंट विच एवरेज लेस हो जाएगी। इसके बाद इसमें नोट दे रखा है जो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के में लिमिट के अंदर एक और लिमिट दे रखी है। क्या लिमिट दे रखी है कि प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप इन सभी पर्सन का मिला के, किन पर्सन का, सेल्फ का, स्पाउस का, डिपेंडेंट चिल्ड्रन का और पेरेंट्स का, सभी का मिला के 5,000 से ज़्यादा नहीं हो सकता। मैक्सिमम कितना हो सकता है, 5,000 तक हो सकता है। तो जैसे मान लो सेल्फ ने, आप एक इंडिविजुअल ने क्या किया खुद के लिए, सेल्फ के लिए प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पे पैसा खर्च किया 20,000 का और उसने कुछ नहीं किया, तो आप लिमिट लगाओगे 20 और 25,000 विच एवरेज लोअर, तो 20,000 की डिडक्शन ले लोगे, ऐसा नहीं करोगे। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में लिमिट के अंदर एक लिमिट दे रखी है कि प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पे जो डिडक्शन मिलेगा सभी का मिला के मैक्सिमम कितना मिल सकता है, 5,000 रुपये का। तो आपको कितना मिल पाएगा, 5,000 रुपये का। तो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में लिमिट के अंदर एक और लिमिट दे रखी है। इसके बाद बता रखा है अगर कोई पर्सन 60 ईयर्स या उससे ज़्यादा का है प्लस रेजिडेंट है, अगर आप उसके लिए पेमेंट करते हो, 60 ईयर्स या उससे ज़्यादा का है प्लस रेजिडेंट है, तो उसके लिए अगर आप मेडिकल एक्सपेंडिचर का खर्चा करते हो, उसका मेडिकल एक्सपेंडिचर का खर्चा भी करते हो, तो वो भी यहाँ कवर हो जाएगा, उसका भी आप डिडक्शन ले सकते हो। आप मेडिकल प्रीमियम पे नहीं कर रहे, मेडिकल एक्सपेंडिचर कर रहे हो, उसका मेडिकल का खर्चा कर रहे हो, उसका मेडिकल एक्सपेंडिचर का खर्चा कर रहे हो, वो भी यहाँ कवर हो जाएगा, वो भी डिडक्शन के लिए क्या हो जाएगा, एलिजिबल हो जाएगा। और लास्ट दे रखा है अगर आपने मान लो प्रीमियम 1 से ज़्यादा साल के लिए पे किया है, मान लो आपने टोटल 5 लाख का प्रीमियम पे किया, 5 लाख का प्रीमियम पे किया 5 सालों के लिए, तो पर ईयर का प्रीमियम कैसे निकालोगे, 5 लाख को 5 से डिवाइड कर दो, 5 से डिवाइड कर दो, पर ईयर का प्रीमियम आ जाएगा। इसका तरीका इन्होंने बता रखा है कैसे निकालते हैं, तरीका अलग तरीके से दे रखा है। इन्होंने बोला कि एक तो करंट ईयर ले लो 1 प्लस आगे के जो जितने ईयर के लिए पॉलिसी फोर्स चलेगी, जितने ईयर के लिए पॉलिसी चलेगी, करंट के अलावा बाकी जितने ईयर के लिए चलेगी वो ले लो, तो 1 + 4 बात वही है, तो 5 से आप डिवाइड कर दो। आपने 5 सालों का लिया इंक्लूडिंग करंट ईयर, तो 1 + 4 एक तरीके से 5 साल से डिवाइड करना आपको। इस अकॉर्डिंग आपका करंट ईयर का पेमेंट आ जाएगा, करंट ईयर के लिए कितना प्रीमियम पे किया वो आ जाएगा, फिर उस अकॉर्डिंग डिडक्शन ले लेना। अब एक बात बताओ, ATD में मैक्सिमम कितनी डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो, मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितनी क्लेम कर सकते हो? तो आप इस सेक्शन में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 लाख तक की डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। 1 लाख कैसे क्लेम कर सकते हो, मान लो आपने खुद के लिए प्रीमियम पे किया है, अदर देन कैश किया है, 50,000 रुपये से ज़्यादा का किया है और आप 60 ईयर्स या उससे ज़्यादा के हो और रेजिडेंट हो। आपने पेरेंट्स के लिए भी पे किया है, पेरेंट्स भी रेजिडेंट है, पेरेंट्स तो 60 ईयर्स से ज़्यादा के होंगे ही जब आप खुद ही हो तो, और आपने पेरेंट्स के लिए भी 50,000 से ज़्यादा का प्रीमियम पे किया है,
तो क्या होगा, खुद के लिए 50,000 की मिल जाएगी आपको डिडक्शन, और पेरेंट्स के लिए भी कितनी मिल जाएगी, 50,000 की मिल जाएगी। तो टोटल मिला के कितनी ले सकते हो, खुद के लिए 50 और पेरेंट्स के लिए 50, टोटल 1 लाख की। इस अकॉर्डिंग आप ले सकते हो, इस अकॉर्डिंग 1 लाख इस सेक्शन में मैक्सिमम लिमिट है। आगे के कुछ सेक्शन बिल्कुल फालतू, 80DD एक फालतू सेक्शन है। क्या बोलता है ये, आप क्या कर रहे हो, किसी डिपेंडेंट रिलेटिव का जो डिसेबल्ड है, कोई ऐसा रिलेटिव है जो डिसेबल्ड है और आपके ऊपर डिपेंडेंट है, उसका मेंटेनेंस और मेडिकल ट्रीटमेंट कर रहे हो, उसका मेंटेनेंस कर रहे हो, उसकी देखभाल कर रहे हो और उसका मेडिकल पे खर्चा कर रहे हो, मेडिकल ट्रीटमेंट करवा रहे हो उस डिपेंडेंट रिलेटिव का, तो आपको 80DD में डिडक्शन मिलेगी। किसको मिलेगी, रेजिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ। ये पहला सेक्शन आया है अभी तक जिसमें क्या वर्ड है, रेजिडेंट वर्ड। ऊपर वाले सभी सेक्शन में चाहे रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट, सभी को डिडक्शन मिल जाती थी। जैसे ऊपर 80D देखा था अपन ने, इसमें देखो इंडिविजुअल वर्ड था, मतलब नॉन रेजिडेंट है तो भी चलता, नॉन रेजिडेंट है तो भी चलता। नॉन रेजिडेंट के केस में क्या होता, लिमिट नॉर्मल वाली लगती, बस 25,000 वाली लगती। नॉन रेजिडेंट को कभी भी एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलता। नॉन रेजिडेंट जो सीनियर सिटीजन होते हैं या सुपर सीनियर सिटीजन होते हैं, उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट कोई भी सेक्शन में नहीं मिलता इनकम टैक्स में, उनको नॉर्मल इंडिविजुअल की तरह माना जाता है, बस इतना फर्क होता है। लेकिन 80DD में ओनली रेजिडेंट इंडिविजुअल कवर्ड है। तो इंडिविजुअल ने क्या किया, किसका मेंटेनेंस किया, किसका मेडिकल ट्रीटमेंट किया, कोई रिलेटिव है जो डिसेबल्ड है और उस इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंडेंट है। अब कौन कौन कवर होंगे, एक तो स्पाउस कवर होगी, एक चिल्ड्रन, एक ब्रदर सिस्टर और पेरेंट्स। स्पाउस, चिल्ड्रन, ब्रदर सिस्टर और पेरेंट्स। स्पाउस, चिल्ड्रन, ब्रदर सिस्टर और पेरेंट्स जो इंडिविजुअल के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है, वो यहाँ कवर हो जाएंगे। एचयूएफ के केस में एचयूएफ का कोई भी डिपेंडेंट मेंबर है वो यहाँ कवर हो जाएगा। अब उसको खर्चा क्या करना है, 1 रुपये का भी खर्चा किया उसने, ऐसा नहीं है कि लिमिट है कुछ खर्चे करने की, कोई लिमिट नहीं है। 1 रुपये का भी खर्चा किया, 10 रुपये का खर्चा किया, उसको 80DD में डिडक्शन मिल जाएगी। अब डिडक्शन कितनी मिलेगी, यहाँ एक फ्लैट डिडक्शन मिलती है, खर्चे को भूल के, खर्चा भूल जाओ आप, कितना खर्चा किया वो कुछ नहीं, आपको फ्लैट डिडक्शन मिलेगी। अगर नॉर्मल डिसेबिलिटी है तो 75,000 की, लेकिन सीवियर डिसेबिलिटी है, जिस पर्सन का आप मेंटेनेंस कर रहे हो, मेडिकल ट्रीटमेंट करवा रहे हो, वो 80% या उससे ज़्यादा डिसेबल है, 80% या उससे ज़्यादा डिसेबल है, तो 1,25,000 की आपको फ्लैट डिडक्शन मिल जाएगी। तो अगर आपने डिसेबल डिपेंडेंट रिलेटिव का मेंटेनेंस या मेडिकल ट्रीटमेंट पे खर्चा किया, 1 रुपये का भी किया, आपको यहाँ फ्लैट डिडक्शन मिल जाएगी 75,000 की या 1,25,000 की 80DD। याद कैसे रखोगे, DD मतलब डिसेबल डिपेंडेंट, DD मतलब डिसेबल डिपेंडेंट, वैसे फालतू सेक्शन है। अब आप बोलोगे यहाँ पे इंडिविजुअल में स्पाउस वगैरह ये सब कवर है, खुद कवर नहीं है इंडिविजुअल के खुद के लिए भी सेक्शन है। खुद के लिए देखो एक सेक्शन है ATU, पहले ATU देख लो। अगर मान लो ऐसे खुद डिसेबल है, इंडिविजुअल खुद डिसेबल है और रेजिडेंट है, वो रेजिडेंट इंडिविजुअल है, तो उसको ATU में डिडक्शन मिलेगी। उसको कोई खर्चा वगैरह कुछ नहीं करना, डिसेबल्ड है, डिसेबिलिटी के नाम पे ही उसको क्या मिल जाएगी, डिडक्शन मिल जाएगी। अगर उसकी नॉर्मल डिसेबिलिटी है तो 75,000 की मिल जाएगी, और सीवियर डिसेबिलिटी है तो 1,25,000 की फ्लैट डिडक्शन मिल जाएगी। उसको कोई खर्चा वगैरह कुछ नहीं करना। तो एसएससी के खुद के लिए ATU सेक्शन है, और उसके डिपेंडेंट रिलेटिव जो है अगर वो डिसेबल है तो 80DD सेक्शन है। इसके बाद 80DD भी, ये क्या बोलता है, अगर आप किसी स्पेसिफाइड बीमारी का इलाज करवाते हो, मेडिकल ट्रीटमेंट करवाते हो, किसी स्पेसिफाइड डिजीज का, स्पेसिफाइड बीमारी का, स्पेसिफाइड बीमारी मतलब गंभीर बीमारी, हार्ट की बीमारी हो गई, कैंसर वगैरह हो गई, तो अगर आप किसी स्पेसिफाइड बीमारी का इलाज करवाते हो, मेडिकल ट्रीटमेंट करवाते हो, तो उसके रिगार्डिंग जो खर्चा होता है उसकी डिडक्शन आपको 80DD में मिल जाएगी। DDB मतलब दिल धड़कन की बीमारी, दिल धड़कन की बीमारी, इस अकॉर्डिंग याद करना 80DD, दिल धड़कन की बीमारी, DDB। तो दिल धड़कन की बीमारी का आप इलाज करवाते हो, आप कौन हो, रेजिडेंट इंडिविजुअल हो या HUF, यहाँ भी रेजिडेंट वर्ड है, रेजिडेंट इंडिविजुअल और HUF हो, तो आपको डिडक्शन मिलेगी। इंडिविजुअल को किसके लिए मिलेगी, खुद के लिए इलाज करवाता है, खुद का इलाज करवाता है, स्पाउस का करवाता है, चिल्ड्रन का करवाता है, ब्रदर का करवाता है, सिस्टर, पेरेंट्स जो इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंडेंट है, तो खुद का नहीं तो स्पाउस, चिल्ड्रन, ब्रदर, सिस्टर, पेरेंट्स, स्पाउस, चिल्ड्रन, ब्रदर, सिस्टर, पेरेंट्स जो इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंडेंट है, या HUF कोई डिपेंडेंट मेंबर का करवाती है इलाज, किसका, दिल धड़कन की बीमारी का, गंभीर बीमारी का, तो उसको यहाँ डिडक्शन मिलेगी। डिडक्शन कितनी मिलेगी, जितना भी आपका खर्चा आया दिल धड़कन की बीमारी का इलाज करवाने में, जितना खर्चा आया वो ले लो, उसमें से आप अमाउंट लेस करोगे, अमाउंट लेस नहीं करोगे, पहले तो एक लिमिट से कंपेयर करोगे। लिमिट क्या है, 40,000 या 1 लाख। अगर आप नॉर्मल इंडिविजुअल हो तो 40,000 से कंपेयर करो, मतलब जिसका इलाज करवाया वो क्या है, नॉर्मल इंडिविजुअल है, तो 40,000 से कंपेयर कर लो और एक्चुअल एक्सपेंस ले लो। एक्चुअल एक्सपेंस मान लो 2 लाख है, 2 लाख और 40,000 विच एवर इज लोअर, 40,000 ले लेंगे। लेकिन मान लो जिस पर्सन का आप इलाज करवा रहे हो वो सीनियर सिटीजन है, 60 साल या उससे ज़्यादा का है, सीनियर सिटीजन है, तो किससे कंपेयर करेंगे, 1 लाख से कंपेयर करेंगे। एक्चुअल एक्सपेंस और 1 लाख विच एवर इज लोअर करेंगे। इसमें से अगर आपको कोई इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ है, इंश्योरेंस कंपनी से वो लेस कर देंगे, आपका आ जाएगा डिडक्शन अमाउंट, आपका आ जाएगा डिडक्शन अमाउंट। ये भी फालतू सेक्शन था। इसके बाद आ जाओ आप 80E। अगर आपने हायर एजुकेशन के लिए
लोन लिया है और उस लोन का आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, उस इंटरेस्ट की 80E में डिडक्शन मिलेगी। तो आपने हायर एजुकेशन में, हायर एजुकेशन चाहे आप इंडिया में करो चाहे इंडिया के बाहर करो, चाहे इंडिया में करो चाहे इंडिया के बाहर करो, हायर एजुकेशन के लिए लोन लिया। अब आप बोलोगे हायर एजुकेशन क्या होती है? 12th के बाद की जो स्टडी होती है वो होती है हायर एजुकेशन। 12th के बाद मान लो आप CA कर रहे हो, B.Tech कर रहे हो, इंजीनियरिंग कर रहे हो, B.Tech कर रहे हो, CA कर रहे हो, या मान लो B.Com कर रहे हो आप, तो ये सब हायर एजुकेशन मानी जाती है। कॉलेज वगैरह भी कर रहे हो वो भी हायर एजुकेशन मानी जाती है। 12th के बाद की स्टडी, तो 12th के स्टडी के बाद के 12th के बाद की स्टडी के लिए अगर आपने लोन लिया है, 12th के बाद की स्टडी के लिए लोन लिया है, चाहे वो स्टडी आप इंडिया में करो चाहे इंडिया के बाहर करो, और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पे किया है उसकी डिडक्शन मिलेगी। यहाँ पे किसको मिलेगी? इंडिविजुअल को मिलेगी। तो किसके लिए, किसकी स्टडी के लिए लिया आपने लोन? सेल्फ के लिए, स्पाउस के लिए, चिल्ड्रन के लिए। सेल्फ, स्पाउस, चिल्ड्रन, या कोई भी स्टूडेंट जिसका एसएससी क्या है, लीगल गार्डियन है। सेल्फ, स्पाउस, चिल्ड्रन या कोई भी स्टूडेंट जिसका एसएससी लीगल गार्डियन है, उनके लिए अगर आपने लोन लिया और इंटरेस्ट पे किया, इंटरेस्ट की डिडक्शन मिल जाएगी। कितनी मिलेगी? जितना भी आपने इंटरेस्ट पे किया, पेड बेसिस पे मिल जाएगी, ड्यू बेसिस पे नहीं मिलेगी। जितना भी इंटरेस्ट पे किया उसकी डिडक्शन मिल जाएगी और मैक्सिमम 8 ईयर तक मिलेगी। मैक्सिमम 8 ईयर तक आपको इंटरेस्ट जितना भी पे करते रहोगे आप, उसकी डिडक्शन मिलती जाएगी। इसके बाद 80EEA ये बोलता है अगर आपने कोई लोन लिया है रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, परचेज करने के लिए लोन लिया, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, यहाँ परचेज वर्ड है, तो रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए आपने लोन लिया है, तो लोन का रिपेमेंट करोगे तो कहाँ जाएगा? ATC में जाएगा। लेकिन आप क्या कर रहे हो? उस रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज करने के जो लोन लिया है उसके इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हो, तो उसका जो इंटरेस्ट बनता है उसकी डिडक्शन आपको 80EEA में मिलेगी। तो रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए आपने लोन लिया है और उसके रेस्पेक्ट में जो इंटरेस्ट बन रहा है, जो आपका इंटरेस्ट ड्यू हो रहा है, उसकी 80EEA में डिडक्शन मिलेगी। अब देखो इंटरेस्ट की जो डिडक्शन होती है रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के लिए, वो आपको हाउस प्रॉपर्टी हेड में भी मिल जाती है। सेक्शन 24 आपने पढ़ रखा होगा हाउस प्रॉपर्टी में। सेक्शन 24 में आपको इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलती है। कैसे मिलती है? अगर लेट आउट है तो जितना भी इंटरेस्ट पे किया फुल मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती। कैसा भी इंटरेस्ट है, चाहे परचेज का है, चाहे कंस्ट्रक्शन का है, चाहे रिपेयर वगैरह का, किसका भी है। लेकिन सेल्फ ऑक्यूपाइड होता है ना, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी होती है, तो क्या होता है, लिमिट लगती है 2 लाख की और एक 30,000 की लगती है, वो तो रिपेयर वगैरह की लगती है। 30,000 की लिमिट होती है रिपेयर वगैरह के लिए, वो तो हटा दो। लेकिन परचेज के लिए अगर आप लोन लेते हो, परचेज या कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लेते हो, तो लिमिट लगती है 2 लाख रुपए की। वहाँ डिडक्शन कितनी ले सकते हो आप हाउस प्रॉपर्टी में? 2 लाख की ले सकते हो। अब मान लो आपने इंटरेस्ट जो पे किया लोन पे, जो लोन ले रखा था 4 लाख का पे किया, या आपका इंटरेस्ट कितना बनता है? 4 लाख का बनता है, 4 लाख का बनता है इंटरेस्ट। 2 लाख की डिडक्शन वहाँ ले लोगे, 2 लाख की वहाँ ले लोगे, तो बचा हुआ क्या होगा? डूब जाता था पहले। तो उन्होंने बोला 80EEA में आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो, लेकिन कितनी कर सकते हो? मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए। कितने कर सकते हो? मैक्सिमम 1,50,000 तक आप क्लेम कर सकते हो, और ये इंटरेस्ट की डिडक्शन ड्यू बेसिस पे मिल जाती है। सेक्शन 24 वाला जो इंटरेस्ट होता है ना, ये हाउस प्रॉपर्टी वाला ड्यू बेसिस वगैरह पे मिल जाती है। तो इन्होंने बोला पहले तो क्या, अगर आप मान लो रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज करते हो, ओनली परचेज वर्ड है, परचेज करते हो और उसके रिगार्डिंग आप लोन लेते हो, तो उस लोन पे जो इंटरेस्ट बनेगा आपकी, उसको डिडक्शन मिल जाएगी। पहले तो क्या करो आप, डिडक्शन, इंटरेस्ट की डिडक्शन हाउस प्रॉपर्टी हेड में ले लो, जो अप टू 2 लाख तक मिल जाती है वहाँ पे। अगर वहाँ मान लो आपने इंटरेस्ट ज़्यादा पे किया और वहाँ आप पूरी डिडक्शन नहीं ले पाए, वहाँ पूरी डिडक्शन नहीं ले पाए, तो बैलेंस यहाँ ले लो। लेकिन यहाँ कितनी मिलेगी? मैक्सिमम 1.5 लाख। यहाँ मैक्सिमम कितनी मिलेगी? 1.5 लाख रुपए तक यहाँ ले लो, ये बोलता है। लेकिन पहले कहाँ लो? हाउस प्रॉपर्टी हेड में लो, फिर बैलेंस यहाँ लेके आना, बैलेंस यहाँ लेना। और यहाँ लेने के लिए कुछ कंडीशन भी है। यहाँ आप ऐसा नहीं कि हर केस में ले लोगे, ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। क्वेश्चन में चारों कंडीशन दे रखी है, मान लो सेटिस्फाई हो रही है क्वेश्चन में, तो ही लेनी है आपको। क्या क्या कंडीशन है? पहला, लोन आपने किससे लिया है? किसी बैंक से लिया है, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से लिया है। लोन किससे लिया? बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से लिया है, तो ही डिडक्शन मिलेगी। अगर आपने किसी NBFC से लोन लिया है, NBFC से लोन लिया है हाउस प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए, आपने NBFC से लोन लिया है, तो इस सेक्शन में डिडक्शन आप नहीं ले सकते। दूसरा, जिस हाउस प्रॉपर्टी के लिए आप लोन ले रहे हो उसकी स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू 45 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जिस हाउस प्रॉपर्टी के लिए आप लोन ले रहे हो उसकी स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 45 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और तीसरा पॉइंट दे रखा है, जिस दिन लोन सैंक्शन हुआ, जिस दिन लोन अप्रूवल हुआ। देखो एक तो होता है लोन की अप्रूवल के दिन, अप्रूवल या सैंक्शन, और एक होता है लोन का डिसबर्समेंट, मतलब जिस दिन लोन आपको मिला। तो दोनों डेट अलग होती है, पहले सैंक्शन होता है फिर आपको लोन मिलता है। तो अपन कौन सी डेट बोल रहे हैं? सैंक्शन वाली दिन। जिस दिन लोन अप्रूवल हुआ उसके उस दिन, जिस दिन लोन अप्रूवल हुआ उस दिन आपके पास कोई और रेजिडेंशियल हाउस नहीं होना चाहिए। जिस दिन लोन अप्रूवल हुआ उस दिन आपके पास कोई और रेजिडेंशियल हाउस नहीं होना चाहिए। और लास्ट पॉइंट है, लोन जो सैंक्शन हुआ था, लोन जो अप्रूव हुआ था, कब हुआ था? 1 अप्रैल 19 से लेकर के 31 मार्च 22, इस पीरियड में लोन अप्रूव हुआ था। लोन कब सैंक्शन हुआ था? 1 अप्रैल 19 से लेकर के 31 मार्च 22, इस पीरियड में सैंक्शन हुआ था, तो ही आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। ये था 80EEA। आगे 80EEB, अगर आपने मान लो कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज करने के लिए लोन लिया, इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज करने के लिए अगर आपने लोन लिया है तो उसका इंटरेस्ट पे कर रहे हो, उसकी डिडक्शन आपको मिलती है 80EEB में। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करने के लिए लाया गया है सेक्शन, ताकि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल में इन्वेस्टमेंट करो। इलेक्ट्रिक व्हीकल में काफ़ी फायदे होते हैं, तो इससे पोल्यूशन वगैरह नहीं होता। दूसरा, इसमें क्या है, जो रनिंग वगैरह के खर्चे हैं काफ़ी कम आते हैं। पेट्रोल तो काफ़ी महंगा, आपको पता है, पेट्रोल में तो आपका
1 किलोमीटर में ही कम से कम 6-7 रुपये का खर्चा आता है, पर किलोमीटर 6-7 रुपये का खर्चा आपका आ जाता है, क्योंकि 100 रुपये का पेट्रोल है 1 लीटर का, और गाड़ी कितनी एवरेज देती है आपको पता है, कोई भी कार वगैरह है मुश्किल से मुश्किल 14-15 की एवरेज देती है। कुछ होती हैं छोटी मोटी कार वो 15-20 भी दे देती हैं, 18-20 भी दे देती हैं, लेकिन मुश्किल से मुश्किल 15 तक की एवरेज देती हैं, और काफ़ी कार तो 8-10 की एवरेज ही देती हैं। तो पेट्रोल के केस में काफ़ी तगड़ा खर्चा आता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल में क्या होता है, रनिंग का खर्चा काफ़ी कम आता है। मतलब ऐसा मान लो 1 किलोमीटर का 1 रुपये का खर्चा आता है, 1 किलोमीटर का लगभग 1 रुपये का खर्चा आता है, तो कितनी सस्ती पड़ जाती है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में रनिंग के खर्चे कम आते हैं, लेकिन इसमें क्या है, इलेक्ट्रिक व्हीकल काफ़ी महंगी पड़ती हैं, कॉस्टली पड़ती हैं, क्योंकि इसमें बैटरी वगैरह लगती है, तो ये काफ़ी कॉस्टली पड़ जाती है। ये वॉइस वगैरह भी नहीं करती, तो इनमें पोल्यूशन वगैरह भी काफ़ी कम होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल से। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल को गवर्नमेंट प्रमोट करना चाह रही है, तो उनके लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल को परचेज करने के लिए आपने लोन लिया है और उस पर इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हो, इंटरेस्ट की उसकी डिडक्शन मिल जाएगी, इंडिविजुअल को मिल जाएगी। कितनी मिलेगी, ड्यू बेसिस पे 1.5 लाख रुपये तक की मिल जाएगी। जितना भी इंटरेस्ट बना उसकी मैक्सिमम कितनी मिल जाएगी, 1.5 लाख रुपये तक मिल जाएगी। तो इसमें कंडीशन है लेकिन 2। पहली कंडीशन, लोन आपने किससे लिया है, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, एनबीएफसी। बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी या एनबीएफसी से लोन लिया है। यहाँ एनबीएफसी भी कवर्ड है, मतलब यहाँ एनबीएफसी से भी लोन लोगे तो भी 80 में आपको डिडक्शन मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। और लोन कम सेक्शन हुआ है, लोन कम सेक्शन हुआ है 1 अप्रैल 19 से लेकर के 31 मार्च 23। 1 अप्रैल 19 से लेकर के 31 मार्च 23 इस पीरियड में लोन सेंक्शन हुआ है, तो ही आपको डिडक्शन मिलेगी। अब आते हैं सेक्शन एटीजी डोनेशन। अभी तक के जो सेक्शन देखे मेनली क्या थे, वो इंडिविजुअल के थे या तो कोई एचयूएफ के भी थे, तो मेनली एक तरीके से इंडिविजुअल के सेक्शन थे। अब काम के सेक्शन है जो सभी पर्सन पे अप्लाई होते हैं। तो एटीजी डोनेशन, सबसे पहले एटीजी डोनेशन के लिए सभी जो डोनेशन का डिडक्शन है सभी एसएससी को मिलता है। कोई भी पर्सन हो, चाहे वो कंपनी हो, चाहे इंडिविजुअल हो, चाहे फर्म हो, चाहे एचयूएफ हो, सभी पर्सन को डिडक्शन मिलता है। अब डोनेशन किसको देना पड़ता है, ऐसा नहीं कि आपने किसी भिखारी को डोनेशन दे दिया आपको डिडक्शन मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। यहाँ कुछ एलिजिबल डोनेशन बता रखे हैं, उन एलिजिबल डोनेशन में अगर आप अमाउंट डोनेट करोगे, जो चीज़ें बता रखी है उनमें अगर आप पैसा दोगे तो ही आपको डिडक्शन मिलेगा। डोनेशन का अगर आपने खर्चा कर रखा है, पीएनएल में अगर आपने डेबिट कर रखा है, वो डिसअलाउ हो जाता है, पीजीबीपी हेड में डिसअलाउ हो जाता है, सेक्शन 37 के अंदर अब उसको एड बैक कर देते हैं, डिसअलाउ हो जाता है, वो अलाउ नहीं होता। अब डोनेशन यहाँ आपको अलाउड होता है, लेकिन यहाँ कुछ स्पेसिफिक डोनेशन बता रखे हैं जो अलाउड होते हैं, बाकी कोई भी अलाउड नहीं होगा। अब कौन कौन से बता रखे हैं एक एक करके देखते रहते हैं। सबसे पहले कैटेगरी ए, यहाँ डोनेशन को मैंने 4 कैटेगरी में बांट दिया। कैटेगरी ए के 4 डोनेशन है, कैटेगरी ए के 4 डोनेशन। कैटेगरी वैसा नहीं है कि एग्जाम में आने लायक, वैसी कैटेगरी नहीं है, ये अलग टाइप की कैटेगरी है। तो इसमें कौन कौन से जो डोनेशन है वो है एक तरीके से गांधी खानदान का डोनेशन है, जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, फिर उसकी बेटी इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, फिर उसका बेटा राजीव गांधी फाउंडेशन। अगर मान लो वापस कांग्रेस की कभी सरकार आ गई तो इसमें सोनिया गांधी को भी जोड़ देंगे कुछ टाइम बाद, और फिर फ्यूचर में राहुल गांधी जब बूढ़ा हो जाएगा, मरेगा, तब राहुल गांधी को भी जोड़ देंगे, फिर प्रियंका वाड्रा को भी जोड़ देंगे, तो जोड़ते जाएंगे अगर कांग्रेस की सरकार आई तो ये कांग्रेसियों का डोनेशन है एक तरीके से, कांग्रेसियों ने खुद के लिए बना लिया। जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, राजीव गांधी फाउंडेशन, 3 तो ये चीज़ें कवर्ड है इसमें, और एक पीएम ड्रॉट रिलीफ फंड कवर्ड है। इन 4 केस में आपको डिडक्शन मिलेगी 50% की, मतलब जितना भी डोनेशन दोगे इन 4 चीज़ों में जितना भी डोनेशन दोगे उसका 50% आपको बिना किसी लिमिट के डिडक्शन मिल जाएगी। मान लो आपने 50 लाख का डिडक्शन दिया राजीव गांधी फाउंडेशन को, तो 50 लाख का डोनेशन दिया तो 50 लाख का 50% कर दो, 25 लाख की आपको क्या मिल जाएगी, डिडक्शन मिल जाएगी। 25 लाख की आपको डोनेशन की डिडक्शन मिल जाएगी, कोई लिमिट नहीं लगेगी। तो गांधी परिवार और एक पीएम ड्रॉट, इसको याद करने का तरीका क्या है, ऐसा मान लो कि जब ये तीनों, देखो तीनों क्या थे, इंडिया के पीएम बने थे, तीनों के तीनों प्राइम मिनिस्टर इंडिया के बन चुके तीनों। तो ऐसा मान लो जब ये इंडिया के पीएम बने, इन्होंने इंडिया को सूखा कर दिया, इंडिया को बर्बाद कर दिया। जब ये प्राइम मिनिस्टर बने, इंडिया को इन्होंने बर्बाद कर दिया, ऐसा मान लो, सूखा कर दिया इंडिया को। तो जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, इन्होंने क्या कर दिया, ड्रॉट कर दिया, इंडिया में ड्रॉट ला दिया, पीएम ड्रॉट रिलीफ फंड। ऐसे याद कर सकते हो आप, कोई कांग्रेसी हो तो बुरा मत मार जाना। वैसे इन जो डोनेशन है याद करने का तरीका ही बताया मैंने। बाकी इन जो डोनेशन मैंने बताया ना ऊपर वाले, इनमें एक तरीके से जो कट्टर कांग्रेसी होते हैं वही क्या करते हैं, इनमें दान देते हैं, क्योंकि ये पैसा एक तरीके से गांधी परिवार वाले मजे में उड़ाते हैं एक तरीके से। तो इसमें कट्टर कांग्रेसी दान देंगे, बाकी जो बीजेपी के हैं या कोई और पार्टीज़ के हैं लोग, तो वो इसमें दान नहीं देंगे। कट्टर कांग्रेसी को खुशी मिलेगी कांग्रेस को दान देने में, तो वो इनमें दान देगा। ये कैटेगरी भी की देखते हैं अपन। अदर पीएम फंड, अदर पीएम के नाम के काफ़ी सारे फंड होते हैं, पीएम केयर फंड हो गया जैसे, और भी पीएम रिलीफ फंड वगैरह वगैरह बनते रहते हैं। तो उनमें अगर आप दान देते हो, या सीएम फंड, चीफ मिनिस्टर के किसी नाम से कोई फंड है उसमें दान देते हो, नेशनल फंड, कोई भी नेशनल फंड है जैसे नेशनल डिफेंस फंड हो गया, नेशनल एजुकेशन फंड हो गया, नेशनल चिल्ड्रन फंड हो गया, इनमें दान देते हो, या स्वच्छ भारत कोष क्लीन गंगा फंड, इनमें अगर आप डोनेशन देते हो, इनकी भी आपको डिडक्शन मिल जाएगी। कितनी मिलेगी, 100% डिडक्शन मिलेगी, कोई लिमिट नहीं लगेगी। जितना भी डोनेशन दिया, मान लो आपने पीएम केयर फंड में 10 करोड़ का डोनेशन दिया, पूरे 10 करोड़ की क्या मिल जाएगी, आपको डिडक्शन मिल जाएगी, कोई लिमिट नहीं लगेगी। ये थे कैटेगरी ए और बी वाले बिना लिमिट वाले डोनेशन।
मतलब आपको डिडक्शन मिलेगी, फ्लैट डिडक्शन मिलेगी, कोई लिमिट वगैरह नहीं लगेगी। अब कैटेगरी और सी जो है वो लिमिट वाले हैं। लिमिट वाले क्या बोलता है कैटेगरी सी? 4 चीज़ें बोलता है। अगर आपने किसी चैरिटेबल ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन को डोनेशन दिया, चैरिटेबल ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन को डोनेशन दिया, अगर आपने जो डोनेशन दिया है वो टेम्पल, गुरुद्वारा, मॉस्क, चर्च वगैरह के रिपेयर और रिनोवेशन के लिए दिया है, आपने जो डोनेशन दिया है वो माइनॉरिटी कम्युनिटी के इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए, माइनॉरिटी कम्युनिटी मतलब हिंदुओं को छोड़ के बाकी लोग जो भी हैं, मुसलमान, फारसी, सिख, ईसाई वगैरह इसमें आ जाएंगे माइनॉरिटी कम्युनिटी, तो उनके इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए डोनेशन दिया। और लास्ट है हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी को डोनेशन दिया, हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी को डोनेशन दिया है। तो इनमें आपको डिडक्शन तो मिलेगी, 50% की मिल जाएगी डिडक्शन, लेकिन उसमें एक लिमिट लगेगी। डिडक्शन मिलेगी 50% की मिलेगी, लेकिन एक लिमिट लगेगी। अब कैटेगरी डी, आपने डोनेशन दिया फैमिली प्लानिंग को प्रमोट करने के लिए या किसी कंपनी ने, ओनली ध्यान देना किसने, किसी कंपनी ने डोनेशन दिया है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को डोनेशन दिया है ताकि इंडिया में स्पोर्ट्स वगैरह का प्रमोशन हो सके। तो फैमिली प्लानिंग के प्रमोशन के लिए या किसी कंपनी ने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को डोनेशन दिया है तो डिडक्शन मिल जाएगी 100% की, 100% की डिडक्शन मिल जाएगी। लेकिन इसमें भी क्या लगेगी, एक लिमिट लगेगी। इसमें भी क्या लगेगी, लिमिट लगेगी। तो 4 तरह के डोनेशन थे, कैटेगरी ए और कैटेगरी बी। कैटेगरी ए गांधी परिवार का था और एक सूखा वाला था, पीएम ट्रोट वाला, तो उसमें 50% की मिल जाती है, कोई लिमिट नहीं लगती। कैटेगरी बी में पीएम फंड, सीएम फंड, नेशनल फंड, स्वच्छ भारत कोष, क्लीन गंगा फंड ये कवर थे, 100% मिल जाएगी, कोई लिमिट नहीं लगेगी। कैटेगरी सी में चैरिटेबल ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन कवर थे, टेम्पल, गुरुद्वारा, मॉस्क, चर्च का रिपेयर वगैरह कवर था, माइनॉरिटी कम्युनिटी कवर थी और एक हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी कवर थी। इसके केस में 50% की डिडक्शन मिल जाएगी, लेकिन लिमिट लगेगी। और कैटेगरी डी में फैमिली प्लानिंग का प्रमोशन और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को कंपनी ने डोनेशन दिया है वो कवर था, 100% की डिडक्शन तो मिल जाएगी, लेकिन लिमिट लगेगी। अब ये लिमिट कैसे कैलकुलेट करोगे कैटेगरी सी और डी के लिए, ये अपन सीखते हैं। कैटेगरी सी और डी के लिए तो सबसे पहले आपको निकालनी पड़ेगी एडजस्टेड टोटल इनकम। ए और बी में तो कोई दिक्कत नहीं है, कैटेगरी ए और बी जो डोनेशन है कोई दिक्कत नहीं है, फ्लैट डिडक्शन मिलती है। लेकिन सी और डी के लिए कैसे मिलेगी, पहले निकालो आप एडजस्टेड टोटल इनकम। एडजस्टेड टोटल इनकम इस सेक्शन के लिए निकालनी पड़ेगी। इस सेक्शन के लिए एडजस्टेड टोटल इनकम क्या होती है, आप जीटीआई ले लो, जीटीआई में से ऐसी इनकम हटा दो जो स्पेशल रेट से टैक्सेबल होती हैं, जैसे लॉटरी की इनकम या एलटीसीजी की इनकम हो गई, ये स्पेशल रेट वाली इनकम आप हटा दो और बाकी बची हुई जीटीआई ले लो। उसमें से चैप्टर 6 के सारे डिडक्शन लेस कर दो। चैप्टर 6 में जो भी डिडक्शन आपको मिल रहा है सारे लेस कर दो, एटीजी को छोड़ के। सेक्शन एटीजी की कोई भी डिडक्शन नहीं लेस करनी है आपको, ना तो कैटेगरी ए वाली करनी, ना बी वाली करनी, ना सी वाली करनी, ना डी वाली करनी। तो एटीजी डोनेशन वाले सेक्शन को छोड़ के बाकी चैप्टर 6 की सारी डिडक्शन आप लेस कर दो। लेस करने के बाद आपकी आ जाएगी एडजस्टेड टोटल इनकम। क्या आ जाएगी, एडजस्टेड टोटल इनकम, एटीआई आ जाएगी। अब क्या करना आगे वो अपन देखते हैं। एडजस्टेड टोटल इनकम मान लो आपकी आ गई 6 लाख, एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, 6 लाख आ गई, 6 लाख आ गई। तो 6 लाख को अपन को कंपेयर करना है जो डोनेशन आपने कैटेगरी सी और डी में दिया था, कैटेगरी सी और डी में दिया था, कैटेगरी सी और डी वालों को दिया था, उसके टोटल से कंपेयर करना है। तो जैसे मान लो इस एग्जांपल में मैं बोलता हूँ कि चैरिटेबल ट्रस्ट को आपने 30,000 का डोनेशन दिया था, 50% वाली जो कैटेगरी है ना चैरिटेबल ट्रस्ट, इसको डोनेशन दिया था कितना, 30,000 का। और फैमिली प्लानिंग के प्रमोशन के लिए आपने डोनेशन दिया था मान लो 50,000 का। ये 100% कैटेगरी वाला, कैटेगरी डी वाला कितना दिया था, 50,000 का दिया था। ये सी वाला दिया था, ये डी वाला दिया था। टोटल मिला के कितना हुआ दोनों, 30 वो और 50 ये, 80 का हुआ है। तो इसके टोटल से आपको कंपेयर करना है किसको, टोटल से कंपेयर करना है किसको, 10% ऑफ एटीआई को। 10% ऑफ एटीआई, आपने एटीआई निकाल दी, एडजस्टेड टोटल इनकम निकाल दी, इसका 10% कर दो और इसके 10% को किससे कंपेयर करो, कैटेगरी सी और डी के डोनेशन से। कैटेगरी सी और डी के डोनेशन से कंपेयर कर लो। कैटेगरी सी और डी का जो टोटल डोनेशन है, टोटल डोनेशन से कंपेयर करो। तो टोटल डोनेशन अंडर कैटेगरी सी और डी और 10% ऑफ एटीआई, इन दोनों में से जो भी लोअर होगा वो ले लो। इन दोनों में से देखो लोअर क्या आया, 80,000 और 60,000। लोअर क्या आया, 60,000। ये आ गया 60,000, ये डिडक्शन नहीं आया। ये क्या आया, मैक्सिमम लिमिट ऑफ डोनेशन। ये बोलता है आपको मैक्सिमम कितना डोनेशन देना चाहिए था, 60,000 रुपये का डोनेशन देना चाहिए था। 60,000 का देते तो 60,000 का अलाउ हो जाता। तो मैक्सिमम लिमिट बताता है ये। अब मैक्सिमम लिमिट आ गई डोनेशन की। इस लिमिट में से क्या करो आप, सबसे पहले कैटेगरी डी वाला डोनेशन ले लो। ए और बी तो फुल मिल जाएंगे आपको, सी और डी में से पहले डी वाला ले लो। डी वाला क्यों ले लो, डी वाला आपको 100% मिलता है, विद लिमिट मिलता है लेकिन 100% मिलता है। सी वाला ओनली 50 मिलता है, सी वाला ओनली 50 मिलता है। तो पहले डी वाला ले लो। तो देखो इस क्वेश्चन में डी वाला डोनेशन कितना है, कैटेगरी डी का डोनेशन 50,000 रुपये है। 50,000 रुपये है, देखो ये 50,000 इस लिमिट में आ रहा है क्या, जो अपन ने मैक्सिमम लिमिट ऑफ डोनेशन निकाली है ना, लोअर करके 60,000 निकाली है, इसके अंदर आ रहा है क्या, हाँ इसके अंदर आ रहा है। तो पहले 50,000 का डिडक्शन ये ले लो, पूरा का पूरा ये ले लो। अब जो लिमिट बच गई, देखो बच कितनी गई, 60,000 का लिमिट आई थी आपकी, 50 का आपने ले लिया, बची कितनी 60 माइनस 50, बची कितनी, बची आपकी 10,000 की लिमिट। तो जो भी लिमिट बच गई उसका 50% करके कैटेगरी सी का डोनेशन ले लो, उसका 50% करके। तो 10,000 बच गई, इसका आप 50% कर दो, ये पूरा नहीं लेना, इसका 50% कर दो।
50% करके ये ले लो। ये थोड़ा टेक्निकल है लेकिन ऐसे ही आपको करना पड़ेगा। क्या करो आप डोनेशन की लिमिट निकाल लो, पहले कैटेगरी डी का पूरा डोनेशन ले लो जितना भी है, अगर वो लिमिट के अंदर है तो, और उसके बाद जो भी बच गई लिमिट उसका 50% कर दो, उसका 50% कर दो, वो हो जाएगा आपका कैटेगरी सी का डोनेशन। तो टोटल डिडक्शन कितना मिलेगा आपको? 50,000 का कैटेगरी डी का मिल जाएगा और 5,000 का कैटेगरी सी का, टोटल मिल जाएगा आपको 55,000 का डिडक्शन। कितना मिल जाएगा? 55,000 का डिडक्शन मिल जाएगा। मान लो इस क्वेश्चन में क्या होता, कैटेगरी सी वाला होता ही नहीं और ये 80,000 पूरा कैटेगरी डी वाला होता, मान लो पूरा कैटेगरी डी वाला होता, तो डिडक्शन कितना मिलता आपको? लिमिट कितनी आई थी? 60,000, तो पूरा का पूरा 60,000 आपको कैटेगरी डी वाला मिल जाता, 60,000 पूरा मिल जाता। मान लो उल्टा होता, जो 80,000 था ना पूरा का पूरा कैटेगरी सी का था, डी का है ही नहीं, पूरा का पूरा कैटेगरी सी वाला 50% लिमिट वाला है, तो क्या होता? डी वाला है ही नहीं, डी वाला 0 कर दो, कैटेगरी सी वाला है पूरा का पूरा 80,000। तो देखो लिमिट कितनी आई थी आपकी? 60,000, जो लिमिट थी पूरी की पूरी बची हुई है 60,000। इस 60,000 का क्या कर दो? 50% कर दो, मतलब कितना मिलता है आपको डिडक्शन? 30,000 मिलता है, 30,000 ऐसे मिलता है इस सेक्शन में, इस अकॉर्डिंग मिलता है। ये थोड़ा स्पेशल कैलकुलेशन होती है, इस अकॉर्डिंग डिडक्शन मिलता है। इसके बाद मैंने बताया था अगर आप डोनेशन कैश में पे करते हो 2,000 से ज़्यादा का, कोई सी भी कैटेगरी का, चाहे वो कैटेगरी ए हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो, चाहे डी हो, 2,000 रुपये से ज़्यादा का, 2,000 से ज़्यादा का कैश में पे करते हो तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा, कैश वाले पोर्शन का डिडक्शन नहीं मिलेगा। 2,000 से ज़्यादा का पे करते हो तो उस कैश वाले पोर्शन का 1 रुपये का भी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। अब इसमें भी कैश वर्ड है खाली, बीरर चेक और क्रॉस चेक से पे करते हो तो अलाउ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला 80GG, एकदम फालतू सेक्शन है। आपने किसी हाउस प्रॉपर्टी का रेंट पे किया, आपके पास खुद का अगर नहीं है, आप मान लो गरीब इंसान हो, आपके पास खुद का अगर नहीं है और आपका एम्प्लॉयर भी आपको ना तो HRA देता है ना RFA देता है, ना तो आपको हाउस रेंट अलाउंस देता है, ना कोई रेंट फ्री अकोमोडेशन मतलब कोई घर रहने के लिए देता है, तो आप खुद कोई कमरा लेके किराया पे करते हो, रेंट पे करते हो, तो आपको डिडक्शन मिलेगी, इंडिविजुअल को डिडक्शन मिलेगी, जिसको HRA वगैरह नहीं मिलता। कितनी मिलेगी? 5,000 पर मंथ, मतलब साल का 60,000 हो गया। 25% ऑफ ATI और रेंट पेड माइनस 10% ऑफ ATI, 25% ऑफ ATI और रेंट पेड माइनस 10% ऑफ ATI, इन तीनों में से जो भी लोअर होगा उसकी डिडक्शन मिल जाएगी। ATI क्या होता है? एडजस्टेड टोटल इनकम। कैसे निकालोगे? जैसे ATG में निकाला था ना, सेम टू सेम ऐसे ही निकालना है। यहाँ पे एक्सेप्ट ATG किया था अपन ने कि डिडक्शन सारी लेस कर देंगे ATG को छोड़ के, यहाँ क्या करेंगे? डिडक्शन सारी लेस कर देंगे 80GG को छोड़ के, 80GG को छोड़ के। बिल्कुल फालतू सेक्शन है, बिल्कुल इग्नोर कर दो, आने का कोई चांस नहीं है, ना कभी आया ना कभी आएगा। अगला 80GGA, ये भी एकदम थर्ड क्लास सेक्शन है, एकदम फालतू सेक्शन है, कुछ भी काम का नहीं है। क्या सेक्शन है? आपने साइंटिफिक रिसर्च या रूरल डेवलपमेंट के लिए डोनेशन दिया है, तो देखो साइंटिफिक रिसर्च या रूरल डेवलपमेंट के लिए डोनेशन देते हो, अगर आपकी PGBP की इनकम है, PGBP हेड में सेक्शन 35 में आपको डिडक्शन मिल जाता है, लेकिन PGBP की इनकम ही नहीं है आपकी और आप ऐसे ही डोनेशन दे रहे हो, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में भी आपको डिडक्शन मिल जाएगा। 80GGA में 100% जितना दिया डोनेशन उसका 100% मिल जाएगा डिडक्शन। लेकिन इसमें एक पॉइंट है, अगर आप डोनेशन कैश में दोगे 2,000 रुपये से ज़्यादा का, 2,000 से ज़्यादा का कैश में दोगे तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा, कैश वाले पोर्शन का डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। यहाँ भी कैश ही वर्ड है। 80GGA ये फालतू सेक्शन था। अब आते हैं 80GGB, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है। टोटल इनकम का जब क्वेश्चन आता है 80-90% टाइम ये पॉइंट आ जाता है इसका 80GGB का। इंडियन कंपनी ने डोनेशन दिया है, इंडियन कंपनी ने डोनेशन दिया है पॉलिटिकल पार्टी को या इलेक्टोरल ट्रस्ट को, इंडियन कंपनी ने डोनेशन दिया है पॉलिटिकल पार्टी को या इलेक्टोरल ट्रस्ट को, डिडक्शन मिलेगा इंडियन कंपनी को। जितना भी डोनेशन दिया किसी राजनीतिक पार्टी को या इलेक्टोरल ट्रस्ट को, कितना भी डोनेशन दिया, मान लो 50 करोड़ का डोनेशन दिया BJP को या कांग्रेस को, पूरे के पूरे 100% का क्या मिल जाएगा? डिडक्शन यहाँ 80GGB में मिल जाएगा। लेकिन इसमें एक नोट दे रखा, अगर आप डोनेशन कैश में दोगे, 1 रुपये का भी कैश में दोगे तो कैश वाले का 1 रुपये का भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो मान लो आपने BJP को डोनेशन दिया 50,000 रुपये का कैश में, उस 50,000 का आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। दूसरा पॉइंट दे रखा है, इंडियन कंपनी ने क्या किया? इंडियन कंपनी ने पॉलिटिकल पार्टी के सोविनियर, ब्रोशर, पैम्पलेट, न्यूज़पेपर वगैरह में एडवर्टाइजमेंट करवाया और उसका खर्चा हुआ। इंडियन कंपनी ने क्या किया? पॉलिटिकल पार्टी के सोविनियर, ब्रोशर, पैम्पलेट, न्यूज़पेपर वगैरह में एडवर्टाइजमेंट करवाया। तो देखो ये जो खर्चा होता है ये सेक्शन 37 में PGBP हेड में क्या हो जाता है? डिसअलाउ हो जाता है, वहाँ अलाउड नहीं होता, डिडक्शन नहीं मिलता। लेकिन उसका डिडक्शन, इस खर्चे का डिडक्शन आपको यहाँ मिल जाएगा 80GGB में। इसको क्या माना जाएगा? इसको डोनेशन ही माना जाएगा। इसको क्या माना जाएगा? डोनेशन मान लिया जाएगा। अगर इंडियन कंपनी क्या करती है? पॉलिटिकल पार्टी के सोविनियर, ब्रोशर, पैम्पलेट, न्यूज़पेपर वगैरह में एडवर्टाइजमेंट करवाती है तो उसको डोनेशन मान लिया जाएगा और उसका डिडक्शन 80GGB में मिल जाएगा। बस अदर देन कैश होना चाहिए, कैश में हुआ तो नहीं मिलता। 80GGC अगर किसी और पर्सन ने, इंडियन कंपनी को छोड़ के किसी और पर्सन ने, चाहे वो फॉरेन कंपनी हो, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे फर्म हो, चाहे LLP हो, किसी और पर्सन ने पॉलिटिकल पार्टी या इलेक्टोरल ट्रस्ट को डोनेशन दिया, वो 80GGC में कवर होगा। किसी और पर्सन ने दिया तो कोई भी पर्सन इंडियन कंपनी को छोड़ के, इंडियन कंपनी तो ऊपर हो गई GGB में, GGC में कोई और पर्सन, डिडक्शन कितना मिलेगा? 100% डिडक्शन मिल जाएगा। और अगर आप डोनेशन कैश में देते हो तो कैश वाले का आपको 1 रुपये का भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। यहाँ कैश में कोई लिमिट भी नहीं है। ऊपर तो 80G और GGA वगैरह जो सेक्शन थे उनमें लिमिट थी 2,000 रुपये की, लेकिन 80GGB और GGC में
लिमिट भी नहीं है। अगर आप 1 रुपये का भी कैश में देते हो तो वो डिसअलाउ होगा, उसको डिडक्शन नहीं मिलेगा, उस डोनेशन का डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। अगर आप मान लो 100 रुपये डोनेशन देते हो, कैश में देते हो, तो उसका डिडक्शन आपको यहाँ नहीं मिलेगा। अब आप बोलोगे 80 GGB और GGC ये दोनों सेक्शन अलग अलग बनाने की नीड क्यों पड़ी, एक में ही कवर कर लेते। देखो इंडियन कंपनी के केस में, अगर इंडियन कंपनी क्या करती है, पॉलिटिकल पार्टी के सोवेनियर, ब्रोशर, पैम्पलेट, न्यूज़पेपर वगैरह में एडवर्टाइजमेंट करवाती है तो उसका भी डिडक्शन मिल जाता है। PGPP में डिसअलाउ हो जाता है, यहाँ डिडक्शन मिल जाता है। लेकिन देखो अदर पर्सन्स के केस में ऐसा नहीं है। अदर पर्सन अगर मान लो पॉलिटिकल पार्टी के सोवेनियर, ब्रोशर, पैम्पलेट, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं तो PGP में तो डिसअलाउ होगा और यहाँ डिडक्शन भी नहीं मिलेगा। PGP में डिसअलाउ हो जाएगा और यहाँ डिडक्शन भी उसका नहीं मिलता। अब आ जाओ अपन इनकम बेस्ड डिडक्शन में। सबसे पहले ATTT है। अगर आपने सेविंग अकाउंट पे आपको इंटरेस्ट की इनकम हो रही है, सेविंग अकाउंट है आपका, उस पर इंटरेस्ट की इनकम हो रही है, डिडक्शन मिलेगा। कोई भी इंडिविजुअल, चाहे वो रेजिडेंट है चाहे नॉन रेजिडेंट, कोई भी इंडिविजुअल HUF है, उसको डिडक्शन मिलेगा। कितना मिलेगा, जितना भी इंटरेस्ट की इनकम हुई, जितने भी आपके सेविंग अकाउंट है सबका टोटल करना, पूरा एग्रीगेट ले लेना और 10,000 से कंपेयर करना, विच एवरेज लोअर कर देना। अगर सेविंग अकाउंट आपने बैंकिंग कंपनी या कोऑपरेटिव बैंक, पोस्ट ऑफिस, किसी के भी साथ ओपन कर सकते हो, चाहे बैंकिंग कंपनी का है, चाहे कोऑपरेटिव बैंक का है, चाहे पोस्ट ऑफिस, सब चलेंगे। और पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट है तो एक फायदा और होगा, आपको एक एग्जेम्पशन मिलेगी। याद करो, अदर सोर्स में बताई थी मैंने, एक एग्जेम्पशन मिलेगी। क्या मिलेगी, नॉर्मल अकाउंट है तो 3500 की मिलेगी, जॉइंट अकाउंट है तो 7000 की मिलेगी। कब, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट है तो। इसके बाद बता रखा है ये जो ATTT की डिडक्शन है ना, रेजिडेंट सीनियर सिटीजन को नहीं मिलती, क्योंकि रेजिडेंट सीनियर सिटीजन कहाँ कवर होता है, ATTTB में मिलती है उसको। तो जो बूढ़े लोग हैं, रेजिडेंट सीनियर सिटीजन है, 60 ईयर से उससे ज़्यादा क्यों रेजिडेंट है, 60 ईयर से उससे ज़्यादा क्यों रेजिडेंट है, उनको ATTTB में डिडक्शन मिलती है। अगर उनको इंटरेस्ट की इनकम हो रही है या तो सेविंग अकाउंट पे या FD पे, उनके लिए FD भी कवर्ड है, तो उनको इंटरेस्ट की इनकम FD पे हो रही है या सेविंग अकाउंट पे हो रही है, डिडक्शन मिलती है। कितनी मिलती है, टोटल इंटरेस्ट ले लो, सेविंग और FD अकाउंट का टोटल इंटरेस्ट ले लो एग्रीगेट, और 50,000 रुपये और 50,000, वहाँ लिमिट 10,000 से, यहाँ कितनी है 50,000 से कंपेयर करो, विच एवरेज लोअर की डिडक्शन मिल जाती है। अब सेविंग अकाउंट और जो FD अकाउंट है कहीं का भी हो सकता है, बैंकिंग कंपनी का भी हो सकता है, कोऑपरेटिव बैंक का भी हो सकता है और पोस्ट ऑफिस का भी हो सकता है। अब आती है इनकम बेस्ड डिडक्शन अंडर हेडिंग C। हेडिंग C वाली इनकम बेस्ड डिडक्शन अपन देखते हैं। हेडिंग C वाली इनकम बेस्ड डिडक्शन देखते हैं, ये थोड़ी काम की हैं, इनका क्वेश्चन आने के चांस होते हैं। हेडिंग C में सबसे पहले तो जो फालतू हैं, जो सेक्शन का सनसेट हो चुका, मतलब जो सेक्शन खत्म हो चुके हैं ऑलरेडी, जिनका पुराना पड़ा हुआ है, जिनका कोई पुरानी डिडक्शन पड़ी हुई है, उनको मिल रही है, वैसे सेक्शन ये खत्म हो चुकी है। अब कोई भी नई कंपनी है उनको कोई डिडक्शन नहीं मिलती इन सेक्शन में। जिनका पहले से चल रहा है, किसी के मान लो कुछ ईयर्स बैलेंस हैं, तो उन बैलेंस ईयर्स के लिए उनको मिल रही है, बाकी ये सेक्शन खत्म हो चुके हैं। किन किन की बात कर रहा हूँ मैं, सेक्शन 80 IA, IAB, IB, IC, IE, IA, IAB, IB, IC, IE, इन सेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये सेक्शन क्या बोलते हैं, अगर आपको एलिजिबल बिजनेस में प्रॉफिट होता है, एलिजिबल बिजनेस, आप बोलोगे एलिजिबल बिजनेस क्या है, काफ़ी सारे एलिजिबल बिजनेस बता रखे हैं, आपको याद नहीं करने। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, डेवलपमेंट ऑफ SEZ का आपका बिजनेस है, या आपका मान लो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी का बिजनेस है, डेवलपमेंट ऑफ SEZ का बिजनेस है, या इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी डेवलप करने का बिजनेस है, उन्हें बोलते हैं अपन एलिजिबल बिजनेस। और भी काफ़ी सारे हैं। तो एलिजिबल बिजनेस में आपको प्रॉफिट होता है तो पहले तो PGBP की इनकम बन जाएगी और उसके बाद आपको इन सेक्शन में डिडक्शन मिलेगी, लेकिन इसलिए कंडीशन क्या है, पहला तो आपका बिजनेस जो कमेंस होना चाहिए, कब होना चाहिए, 1 अप्रैल 2017 से पहले, मतलब पुराने जो बिजनेस है उन्हीं को मिल रही है, उनकी बैलेंस है तो, उनकी भी अगर पेंडिंग है तो मिल रही है। 1 अप्रैल 17 या उसके बाद, 1 अप्रैल 2017 या उसके बाद अगर कोई बिजनेस स्टार्ट हुआ है, उनको कुछ भी नहीं मिलती, ये सेक्शन खत्म हो चुका है, इनका सनसेट हो चुका है। इनका क्या हो चुका, सनसेट, इनका सूर्यास्त हो चुका। तो 1 अप्रैल 17 से पहले अगर आपने बिजनेस कमेंस किया है, डिडक्शन मिलेगी। दूसरा, डिडक्शन कितनी मिलती है, इन सभी सेक्शन में लगभग कितनी मिलती है, 100%। कुछ में थोड़ा चेंज है, लेकिन ये आपको याद रखना है, इन सभी सेक्शन में कितनी मिलती है, 100% ऑफ प्रॉफिट। वैसे क्वेश्चन में लिख के देगा, कभी इनका क्वेश्चन आता वैसे है नहीं, लेकिन AMT वगैरह में इनका पॉइंट आ जाता है तो क्वेश्चन में लिख देता है कि कितनी डिडक्शन है, 100 है या 50 है, वैसे 100 ही होती है लगभग। तो 100% की डिडक्शन मिलेगी। और कब तक मिलती है, लगभग ज़्यादातर सेक्शन में 10 असेसमेंट ईयर दे रखा है, तो लगभग 10 सालों तक आपको डिडक्शन मिलती है। और 10 साल भी कैसे होते हैं इसमें, कि स्टार्टिंग के 15 ईयर्स में से कोई से भी 10 ईयर ले लो, या स्टार्टिंग के 20 ईयर्स में से कोई से भी 10 ईयर्स में आप डिडक्शन ले सकते हो। तो 100% ऑफ प्रॉफिट की मिलेगी, एलिजिबल बिजनेस में मिलेगी फॉर 10 असेसमेंट ईयर। बाकी अलग अलग होती है, थोड़ी बहुत चेंज होती है, लेकिन आपको याद कितनी रखनी है, लिमिट 100% ऑफ प्रॉफिट। अब इसमें कुछ केस लॉ के बेस पे कुछ पॉइंट बता रखे हैं। पहला पॉइंट बता रखा है, अगर आपको एलिजिबल बिजनेस है आपका, तो आपको उसका प्रॉफिट बिल्कुल सेपरेट निकालना है। ऐसा मान के कि बस आपका वो एलिजिबल बिजनेस है, बाकी कोई बिजनेस नहीं है। सेपरेट इसलिए निकालना है क्योंकि एलिजिबल बिजनेस में आपको डिडक्शन मिलती है और नॉर्मल बिजनेस में ऐसी कोई डिडक्शन नहीं मिलती। तो मान लो आपको एक कपड़े का बिजनेस है और एक एलिजिबल बिजनेस है, तो एलिजिबल बिजनेस का आपको प्रॉफिट बिल्कुल अलग निकालना है, कपड़े का अलग निकालना है, एलिजिबल बिजनेस का प्रॉफिट अलग निकालना है। दूसरा पॉइंट दे रखा है, एलिजिबल बिजनेस में अगर आपको कोई लॉस या अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन होता है, उसको आप नॉन एलिजिबल बिजनेस उसके प्रॉफिट से सेट ऑफ कर सकते हो। क्या बोला मैंने, एलिजिबल बिजनेस का लॉस और अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन को आप नॉन एलिजिबल बिजनेस के प्रॉफिट से सेट ऑफ कर सकते हो, लेकिन एक कंडीशन है, जितना आपने सेट ऑफ कर लिया
उतने अमाउंट की सब्सिक्वेंट ईयर में एलिजिबल बिजनेस में डिडक्शन नहीं मिलेगी, उतने अमाउंट की सब्सिक्वेंट ईयर में एलिजिबल बिजनेस में डिडक्शन नहीं मिलेगी। ये केस लॉ का पॉइंट है, मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूँ। देखो एलिजिबल बिजनेस में आपको करंट ईयर में लॉस आ रहा था 20 लाख का, 20 लाख का लॉस था। एक क्लोथ बिजनेस था आपका, क्लोथ बिजनेस में आपका प्रॉफिट आया मान लो 70 लाख का आ रहा है करंट ईयर में। तो ये बोलता है कि आप एलिजिबल बिजनेस के लॉस को, जो भी एलिजिबल बिजनेस है, जो स्पेशल बिजनेस यहाँ बता रखे हैं, उसके लॉस को नॉन एलिजिबल जो नॉर्मल बिजनेस है उससे सेट ऑफ कर सकते हो। तो सेट ऑफ कर दिया आपने करंट ईयर में 70 लाख में से 20 लाख का लॉस सेट ऑफ कर दिया और अपना प्रॉफिट कितना दिखा दिया, 50 लाख का आपने दिखा दिया। ऐसा आप कर सकते हो, 50 लाख पे आपने टैक्स दे दिया। अब नेक्स्ट ईयर आया, नेक्स्ट ईयर में एलिजिबल बिजनेस में आपको हो गया प्रॉफिट, और प्रॉफिट हो गया आपको मान लो 80 लाख का, 80 लाख का प्रॉफिट हो गया। तो अब क्या होगा, जितना लॉस आपने नॉन एलिजिबल बिजनेस से सेट ऑफ कर दिया था, जितना लॉस आपने अर्लियर ईयर्स में नॉन एलिजिबल बिजनेस से सेट ऑफ कर दिया था, उतने अमाउंट की आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो पहले 20 लाख का आपने सेट ऑफ कर दिया था, तो 20 लाख की डिडक्शन नहीं मिलेगी आपको। कितनी मिलेगी डिडक्शन, 60 लाख की डिडक्शन मिलेगी, जबकि आपको 100% मिलनी चाहिए। लेकिन जितना लॉस आपने ऑलरेडी सेट ऑफ कर दिया था नॉन एलिजिबल बिजनेस से, उतने अमाउंट की आपको नेक्स्ट ईयर में या सब्सिक्वेंट ईयर में डिडक्शन नहीं मिलेगी, उतने अमाउंट की डिडक्शन नहीं मिलेगी। ये बोलता है ये पॉइंट, फालतू पॉइंट है। आगे कंटिन्यू करते हैं अपन इसको। अब अगर मान लो आपने एलिजिबल, आपका एक एलिजिबल बिजनेस है, उसका आपने डिडक्शन क्लेम कर लिया था सेक्शन 10AA या 35 AD में, तो यहाँ अलाउ नहीं होगी। मान लो कुछ ऐसे एलिजिबल बिजनेस दे रखे जो 35 AD में भी बता रखे और यहाँ भी बता रखे, दोनों जगह बता रखे। अब आपने क्या किया, डिडक्शन 35 AD में ले लिया उसका, तो यहाँ नहीं मिलेगी। एक ही जगह ले सकते हो, डबल बेनिफिट थोड़ी लोगे, वहाँ भी ले लिया यहाँ भी ले लिया। लेकिन मान लो आपके दो बिजनेस है, एक 35 AD वाला भी है और एक यहाँ 80 IA वाला भी है, तो आप कर सकते हो। उसके लिए एक बिजनेस के लिए 35 AD ले लो, एक के लिए 80 IA ले लो। मैं बोल रहा हूँ सेम बिजनेस के लिए, एक ही बिजनेस है और एक ही बिजनेस के लिए दो सेक्शन की डिडक्शन नहीं ले सकते। एक ही बिजनेस के लिए आप 2-3 सेक्शन की डिडक्शन नहीं ले सकते। एक बिजनेस के लिए एक सेक्शन की ले सकते हो। लेकिन आपके मान लो दो बिजनेस है, तो एक के लिए आपने मान लो 10AA ले लिया, एक के लिए 80 IA ले लिया, दोनों एलिजिबल हैं। एक 10AA के लिए एलिजिबल है मान लो और एक 80 IA के लिए एलिजिबल है, तो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो डिडक्शन अगर आपने 10AA 35 AD में क्लेम कर ली एलिजिबल बिजनेस की, तो यहाँ नहीं मिलेगी। इसके बाद बता रखा है डिडक्शन जो मिलेगी एलिजिबल बिजनेस से जो प्रॉफिट होगा, मतलब पीजीबीपी की जो इनकम होगी एलिजिबल बिजनेस वाली, उसी की मिलेगी। मान लो आपका एलिजिबल बिजनेस है डेवलपमेंट ऑफ SEZ का, और आप मान लो उसी यूनिट में मोबाइल बेचने लग जाते हो, नॉन एलिजिबल काम करने लग जाते हो, तो मोबाइल बेचने से जो प्रॉफिट हुआ उसकी नहीं मिलेगी। किसकी मिलेगी, जो एलिजिबल बिजनेस का प्रॉफिट है उसी की मिलेगी। तो कौन कौन चीज़ें अलाउ, क्या क्या चीज़ें अलाउ होगी, एक तो एलिजिबल बिजनेस का प्रॉफिट अलाउ होगा। दूसरा, अगर आपको गवर्नमेंट से ट्रांसपोर्ट पावर या इंश्योरेंस सब्सिडी मिली, ट्रांसपोर्ट पावर या इंश्योरेंस सब्सिडी मिली, इसका भी डिडक्शन आपको मिल जाएगी। एलिजिबल बिजनेस के लिए क्या मिली आपको, ट्रांसपोर्ट पावर इंश्योरेंस सब्सिडी मिली, ये भी मिला, इसकी भी डिडक्शन आपको मिल जाएगी। ये केस लॉ के ऊपर पॉइंट था ये वाला। दूसरा, दो चीज़ें अलाउ नहीं होंगी लेकिन, ड्यूटी ड्रॉबैक और इंपोर्ट एंटाइटलमेंट। अगर आपको एलिजिबल बिजनेस के लिए ड्यूटी ड्रॉबैक और इंपोर्ट एंटाइटलमेंट मिला, ड्यूटी ड्रॉबैक और इंपोर्ट एंटाइटलमेंट मिला, वो अलाउ नहीं होगा। दूसरा, अगर बैंक डिपॉजिट पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो भी अलाउ नहीं होगा, वो तो वैसे भी क्या होगी, अदर सोर्स की इनकम हो गई, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट पे। आगे दे रखा है, मान लो आपका एलिजिबल बिजनेस था, आपने अपनी इनकम बताई थी 50 लाख रुपए की, 50 लाख की इनकम बताई थी और अपनी रिटर्न फाइल कर दी थी। आपका केस स्क्रूटनी में चला गया, एओ ने आपकी इनकम को बढ़ा दिया। कैसे बढ़ा दिया, कुछ खर्चे उसने डिसअलाउ कर दिए, 40A3 लगा दिया, 43B लगा दिया, 40A लगा के आपकी इनकम को एओ ने 40 लाख की, 50 लाख की इनकम को 55 लाख कर दिया, 50 लाख की इनकम को 55 लाख कर दिया। तो 50 लाख की आपने इनकम बताई थी, 50 लाख का डिडक्शन ले लिया था, जीरो इनकम कर दी थी आपने। तो जो बढ़ा दी उसने इनकम 55 लाख कर दी, 5 लाख और बढ़ा दी, तो 5 लाख की डिडक्शन मिल जाएगी। हाँ, उसकी भी मिल जाएगी, जो बढ़ी हुई इनकम है उसकी भी डिडक्शन मिल जाएगी। तो ऐसे केस स्क्रूटनी में पहली बार तो जाते नहीं, और जाते भी हैं तो ये देखता है इनकम बढ़ाने का कोई फायदा भी नहीं है, बढ़ा भी देगा तो डिडक्शन मिल जाएगी एसएससी को। तो एलिजिबल बिजनेस की इनकम को अगर एओ इंक्रीज कर देता है स्क्रूटनी वगैरह में, तो जो बढ़ गई इनकम, उस बढ़ी हुई इनकम की भी क्या मिल जाएगी आपको, डिडक्शन मिल जाएगी। और लास्ट है, अगर आप अपना एलिजिबल बिजनेस किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर देते हो, तो ट्रांसफर ही क्या कर लेगा, बैलेंस ईयर की डिडक्शन क्लेम कर सकता है। आपने मान लो एक एलिजिबल बिजनेस था, 10 ईयर्स के लिए डिडक्शन अलाउड थी, आपने 3 ईयर्स के लिए क्लेम कर ली थी और आपने अपना बिजनेस ट्रांसफर कर दिया, तो बैलेंस 7 ईयर के लिए, बैलेंस 7 ईयर के लिए कौन क्लेम कर लेगा, ट्रांसफरी, जिसको आपने बिजनेस ट्रांसफर किया है वो एलिजिबल बिजनेस, वो डिडक्शन क्लेम कर लेगा। ये थे 80 IA, IAB, IB, IC, IE, बिल्कुल फालतू सेक्शन थे, नहीं भी देखोगे चलेगा। अब है एक सेक्शन 80 IAC, ये भी एक एलिजिबल बिजनेस ही है, लेकिन इसका सनसेट नहीं हुआ, ये एक न्यू है। ये एक तरीके से क्या है, इसका सनसेट अभी नहीं हुआ, इसका सनसेट नहीं हुआ, ये अभी न्यू ही आया था, तो ये इसका सनसेट वगैरह नहीं हुआ। तो ये एलिजिबल स्टार्टअप पे लगता है, एलिजिबल स्टार्टअप पे लगता है। ये सेक्शन जो ऊपर वाले थे, ये तो सब कांग्रेस लेके आई थी, कांग्रेस के टाइम पे लाए गए थे या बहुत पहले लाए गए थे। तो ये सेक्शन खत्म हो चुके, मोदी सरकार ने इन सबको खत्म कर दिया, इनका सनसेट कर दिया। लेकिन फिर मोदी सरकार भी कुछ नए सेक्शन लेके आई,
मोदी सरकार भी क्या करी, कुछ नए सेक्शन लेके आई, फालतू फालतू सेक्शन लेके आई, पता नहीं क्यों लेके आते हैं, टाइम पास करने के लिए, दुखी करते हैं लोगों को, कुछ नहीं करते। तो एलिजिबल स्टार्टअप के लिए एक सेक्शन लेके आई ATIAC का सेक्शन लेके आई एलिजिबल स्टार्टअप के लिए। अब ये एलिजिबल स्टार्टअप क्या होता है, पहले ये अपन देख लेते हैं एलिजिबल स्टार्टअप क्या होता है। स्टार्टअप मतलब होता है जो न्यू कंपनीज होती हैं, एक तरीके से न्यू कंपनीज या LLP वगैरह कोई भी एसएससी हो सकता है, लेकिन इस सेक्शन में एलिजिबल स्टार्टअप दो चीज़ों को माना है, दो एसएससी को माना है, एक तो कंपनी और एक LLP। कंपनी और LLP मतलब यहाँ फर्म भी कवर नहीं है, पार्टनरशिप फर्म भी कवर नहीं है, कंपनी और LLP कवर है। तो मैंने आपको बोला था LLP और पार्टनरशिप फर्म में इनकम टैक्स में कोई डिफरेंस नहीं है, दो जगह को छोड़ के। एक जगह तो 44AD में LLP कवर नहीं है और यहाँ फर्म कवर नहीं है। ATIAC एक सेक्शन ATIAC, यहाँ फर्म कवर नहीं है। बाकी LLP और फर्म को बिल्कुल सेम माना गया है, बिल्कुल सेम, सब चीज़ें बिल्कुल सेम होती है, बस दो ये सेक्शन में वहाँ LLP कवर नहीं है 44AD में और ATIAC में फर्म कवर नहीं है। तो एलिजिबल स्टार्टअप इसको मानते हैं कंपनी और LLP। कंपनी और LLP का बिजनेस है, किसका बिजनेस है, इनोवेशन और डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट प्रोसेस सर्विस। कंपनी और डेवलपमेंट LLP का बिजनेस है, कंपनी और LLP एसएससी। और बिजनेस किसका है, इनोवेशन और डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट प्रोसेस सर्विस ड्राइवन बाई टेक्नोलॉजी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इनोवेशन और डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट प्रोसेस और सर्विस ड्राइवन बाई टेक्नोलॉजी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये बिजनेस है। कब इनकॉर्पोरेट हुई है वो कंपनी और LLP, 1 अप्रैल 16 से लेकर के 31 मार्च 22। 1 अप्रैल 16 से लेकर के 31 मार्च 22 के पीरियड, इस पीरियड में इनकॉर्पोरेट हुई है। और उस LLP या कंपनी का जो टर्नओवर है, जिस प्रीवियस ईयर में आप डिडक्शन क्लेम कर रहे हो, मैक्सिमम कितना उस ईयर में 100 करोड़ तक है, 100 करोड़ तक है। और लास्ट है उस कंपनी या LLP के पास क्या है, एलिजिबल बिजनेस का सर्टिफिकेट है। और किसका एलिजिबल बिजनेस का सर्टिफिकेट, IMBC का सर्टिफिकेट है कि वो एलिजिबल बिजनेस में एंगेज्ड है, ये सर्टिफिकेट है, तो उसको एलिजिबल स्टार्टअप मान लिया जाएगा। और एलिजिबल स्टार्टअप मान लिया जाएगा तो उसको एक डिडक्शन मिलेगी। क्या बोला मैंने, कंपनी और LLP है, उसका बिजनेस किसका है, इनोवेशन और डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट प्रोसेस और सर्विस ड्राइवन बाई टेक्नोलॉजी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। कब इनकॉर्पोरेट हुई है, 1 अप्रैल 16 से लेकर 31 मार्च 22। टोटल टर्नओवर कितना है, अप टू ₹100 करोड़ इन प्रीवियस ईयर, जिसमें आप डिडक्शन क्लेम कर रहे हो। और उसके पास IMBC का क्या है, IMBC एक सर्टिफाइंग अथॉरिटी बॉडी है जो सर्टिफिकेट वगैरह देती है, तो IMBC का उसके पास सर्टिफिकेट है। अब डिडक्शन कितना मिलेगा, जो भी उस स्टार्टअप को, उस एलिजिबल स्टार्टअप को जो भी प्रॉफिट हुआ उसका 100% मिल जाएगा, 100% मिल जाएगा। और लगातार 3 ईयर तक मिलेगा, 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स तक मिलेगा, 3 कंसेक्यूटिव असेसमेंट ईयर तक मिलेगा, लगातार 3 ईयर तक, लगातार 3 सालों तक मिलेगा, लगातार 3 ईयर तक मिलेगा उसको। और 3 ईयर तक कैसे मिलेगा, जिस ईयर में, जिस प्रीवियस ईयर में वो स्टार्टअप स्टार्ट हुआ था, उस ईयर से लेकर के स्टार्टिंग के जो 10 ईयर्स है, उन 10 ईयर्स में कोई से भी लगातार 3 साल, उन 10 ईयर्स में कोई से भी लगातार 3 साल। मान लो स्टार्टअप स्टार्ट हुआ था प्रीवियस ईयर 1920 में, तो 1920 से लेकर के हो गए प्रीवियस ईयर 28-29, ये स्टार्टिंग के 10 ईयर हो गए। 1920 में स्टार्ट हुआ था तो 1920 से लेकर के 28-29, इन 10 ईयर्स में कोई से भी 3 साल, कोई से भी लगातार 3 साल में आपको डिडक्शन मिल जाएगा। या तो आप ले लो 1920, 2021, 21-22, या तो ऐसे ले लो, या आप ले लो मान लो 24, 25, 26 और 26-27, ऐसे ले लो, लगातार 3 साल। एक बार आपने लेना स्टार्ट कर दिया डिडक्शन, फिर आपको कंटिन्यूस 3 साल तक लेना पड़ेगा। तो देखो स्टार्टअप में क्या होता है, स्टार्टिंग में तो लॉस होता है, तो स्टार्टिंग में कोई भी डिडक्शन नहीं लेता इस सेक्शन का। स्टार्टिंग में लॉस होता है, लॉस में क्या डिडक्शन लोगे, फिर लॉस को सेट ऑफ करने के बाद आपका प्रॉफिट आ जाता है। फिर आप एस्टिमेट करते हो आगे का कि आगे कौन से सालों में ज़्यादा प्रॉफिट आएगा। आपको लगता है कि 5 साल बाद ज़्यादा प्रॉफिट आना स्टार्ट होगा, तो फिर 5 साल बाद आप डिडक्शन लेना स्टार्ट करते हो। या आपको लगता है ये एंड में, मतलब जो स्टार्टिंग के 10 है, इनमें एंड में आपको प्रॉफिट ज़्यादा आना स्टार्ट होगा, तो एंड में ले लेते हो आप। तो इस अकॉर्डिंग आप एस्टिमेट करके फिर डिडक्शन लेते हो, क्योंकि लॉस वाले ईयर में तो लोगे नहीं आप, लॉस में लेने का कोई फायदा ही नहीं है, सेक्शन ही बर्बाद हो जाएगा आपका। तो डिडक्शन कब लेते हो आप, एस्टिमेट करते हो पहले कि कब प्रॉफिट आना स्टार्ट होगा, फिर तब से आप डिडक्शन क्लेम करते हो। ये था सेक्शन ATIAC, डिडक्शन फॉर एलिजिबल स्टार्टअप। इसको अच्छे से कर लेना, इसका क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। अगला ATIBA, एक और फालतू सेक्शन, ये भी मोदी सरकार लेके आई थी, बिल्कुल फालतू सेक्शन है ये भी। आपका बिजनेस है किसका, हाउसिंग प्रोजेक्ट डेवलप और बिल्ड करने का, हाउसिंग प्रोजेक्ट को डेवलप करने का और बिल्ड करने का आपका बिजनेस है, या रेंटल हाउसिंग प्रोजेक्ट को डेवलप करने का, बिल्ड करने का बिजनेस है। इस बार इसमें एक वर्ड ऐड हो गया, रेंटल हाउसिंग प्रोजेक्ट। तो आपका बिजनेस क्या है, हाउसिंग प्रोजेक्ट डेवलप करने का, बिल्ड करने का बिजनेस है, या रेंटल हाउसिंग प्रोजेक्ट डेवलप करने का, बिल्ड करने का बिजनेस है। तो आपको IBA में डिडक्शन मिलेगी। ये भी नया सेक्शन है, इसका सनसेट नहीं हुआ, ये तो बाद में आए हैं। तो मोदी सरकार ने क्या किया, जो कांग्रेस वाले सेक्शन थे वो पहले के थे, उन बर्बाद सेक्शन को हटा दिया। तो ये तो अच्छा काम किया था ये, कि गंदगी थी एकदम, ये इन गंदगियों को ख़त्म किया था, लेकिन फिर भी 1-2 गंदगियाँ वो खुद ले आई। अब ATIBA में डिडक्शन मिलेगा। अब ATIBA में डिडक्शन मिलेगा, इसके लिए 2 कंडीशन है। पहला, जो भी आपका प्रोजेक्ट है, वो हाउसिंग प्रोजेक्ट जो भी है आपका, उसको अप्रूवल मिल जानी चाहिए। उसके लिए आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी कंपिटेंट अथॉरिटी की। प्रोजेक्ट को अप्रूव करना पड़ेगा किसको, कंपिटेंट अथॉरिटी को। और कब आफ्टर 1 जून 2016, बट अप टू 31 मार्च 22, तक आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी कंपिटेंट अथॉरिटी की। दूसरा,
जिस दिन आपको अप्रूवल मिली उसके विदिन 5 ईयर्स आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट भी हो जाना चाहिए। पहले तो आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी कंपिटेंट अथॉरिटी की, कब तक लेनी पड़ेगी, 31 मार्च 22 से पहले तक लेनी पड़ेगी आपको। दूसरा प्रोजेक्ट आपका विदिन 5 ईयर्स कंप्लीट भी हो जाना चाहिए अप्रूवल की डेट से। डिडक्शन कितनी मिलेगी, जो भी आपको प्रॉफिट होगा इस एक्टिविटी से, डेवलपिंग एंड बिल्डिंग हाउसिंग प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट से जो भी प्रॉफिट होगा उसका 100% डिडक्शन मिल जाएगी। और इसके अलावा जो ये पॉइंट देखे थे ना अपन, ये अदर पॉइंट, ये सारे इन पे भी लगेंगे, ATIAC और IB इन पे भी लगेंगे। आगे आ जाओ अब ATJJAA, इसको देखते हैं अपन। ATJJAA ये एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसका भी कभी कभी जो अपना टोटल इनकम का क्वेश्चन आता है ना, टोटल इनकम निकालने का, उसमें इसका पॉइंट आ जाता है ATJJAA का। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ न्यू एम्प्लॉइज। आपका बिजनेस है मान लो, और आपने क्या किए, नए एम्प्लॉय हायर करे, या आपने मान लो न्यू बिजनेस स्टार्ट किया और कुछ एम्प्लॉयज हायर करे, तो जो नए एम्प्लॉय हायर करे उनकी सैलरी की आपको डिडक्शन मिलेगी। यहाँ पे आप बोलोगे सैलरी की डिडक्शन तो PGBP हेड में मिलती है, यहाँ डबल फायदा होगा आपको, PGBP हेड में तो मिल ही जाएगी, और जो नए एम्प्लॉय को जो सैलरी दी आपको उसकी डिडक्शन यहाँ भी मिलेगी, आपको यहाँ भी मिलेगी ATJJAA में। ये रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सेक्शन लाया गया, ताकि लोग क्या करें, कंपनीज वगैरह क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा नए एम्प्लॉय हायर करें। तो एलिजिबल SSC कौन है, कोई भी SSC जिसका बिजनेस है, कोई भी SSC हो, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे कंपनी हो, चाहे फार्म हो, कोई भी SSC जिसका बिजनेस है और जिसके ऊपर 44AB लगता है, 44AB जो टैक्स ऑडिट वाला सेक्शन है ना, वो लगता है। कोई भी SSC जिसका बिजनेस है और जिसके ऊपर 44AB लगता है, उसको यहाँ डिडक्शन मिलेगी। डिडक्शन कितनी मिलेगी, जो भी उस SSC की एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट आएगी उसका 30% की मिल जाएगी, और लगातार 3 सालों तक मिलेगी, 3 सालों तक लगातार मिलेगी डिडक्शन। अब एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट क्या होती है, जो भी आपने न्यू एम्प्लॉयज हायर करे हैं ना, जो भी आपने नए एम्प्लॉय हायर करे हैं, उनकी जितनी भी सैलरी बनती है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, वो क्या होती है, एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट। जो भी आपने नए एम्प्लॉयज हायर करे हैं उनकी जो भी सैलरी बनती है वो क्या होती है, एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट, वो होती है एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट। अब इसमें देखो नोट दे रखा है, देखो अगर न्यू बिजनेस है तो जितने भी एम्प्लॉय हायर करोगे ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर सारे न्यू होंगे। अगर आपने न्यू बिजनेस स्टार्ट किया मान लो प्रीवियस ईयर में, आपने मान लो 15 एम्प्लॉय हायर करे, तो 15 के 15 न्यू होंगे, तो उनको जितनी भी सैलरी दोगे उसका 30% का डिडक्शन आपको मिल जाएगा। लेकिन एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो एग्जिस्टिंग बिजनेस को भी डिडक्शन मिलती है यहाँ पे, लेकिन आपको क्या करने पड़ेंगे, एम्प्लॉइज हायर करने पड़ेंगे, न्यू एम्प्लॉय। तो इसमें बता रखा है 2 कंडीशन है उसके लिए। पहली कंडीशन तो एग्जिस्टिंग बिजनेस को डिडक्शन मिल जाएगी, लेकिन एग्जिस्टिंग बिजनेस के केस में क्या होना चाहिए, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज में इंक्रीज होना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज में क्या होना चाहिए, इंक्रीज। मान लो एक एग्जिस्टिंग बिजनेस था, 100 एम्प्लॉय थे पहले से, कंपनी ने 20 हायर करे ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो क्या होगा, 20 मिल जाएगी। 120 हो गए, इंक्रीज हो गए ना, तो 20 की मिल जाएगी। देखो लेकिन कंपनी ने दिमाग लगाया, कंपनी ने क्या किया, 100 एम्प्लॉय थे, 20 तो न्यू हायर कर लिए और पुराने वाले 20 को निकाल दिया। मान लो 100 थे, 20 हायर करे, 120 हो गए, पुराने 20 को निकाल दिया, वापस 100 हो गए। डिडक्शन मिलेगी क्या, नहीं मिलेगी। इंक्रीज होना चाहिए, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय में क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। मान लो कंपनी के पास 100 एम्प्लॉय थे, कंपनी ने 20 हायर करे और 15 निकाल दिए, 20 हायर करे और 15 पुराने निकाल दिए, तो 120 हो गए, 15 निकाल दिए, तो नेट कितने हो गए, 105 हो गए। बताओ इंक्रीज कितना हुआ है, 5 का ही हुआ है। कितने की मिलेगी, 5 की ही मिलेगी। तो इंक्रीज होना चाहिए टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय में, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, उन एम्प्लॉइज को सैलरी आपको कैसे पे करनी है, अकाउंट पे ही चेक, DD ECS इलेक्ट्रॉनिक मोड। कैसे पे करनी है, अकाउंट पे ही चेक, DD ECS इलेक्ट्रॉनिक मोड से पे करनी है। कैश बियर्ड चेक क्रॉस चेक से नहीं है, कैश बियर्ड चेक क्रॉस चेक से पे नहीं करनी। तो डिडक्शन के पूरे चैप्टर में पहली बार आया अकाउंट पे चेक, DD ECS इलेक्ट्रॉनिक मोड। बाकी जो ऊपर सेक्शन देखे थे ना अपने, ATD, ATG, GGA, GGB, GGC, वहाँ कैश बढ़ता खाली कि कैश अलाउड नहीं है। बियर्ड चेक क्रॉस चेक अलाउड है, कैश अलाउड नहीं है। बस एक ये सेक्शन है जहाँ पे अकाउंट पे चेक, DD ECS इलेक्ट्रॉनिक मोड, ये वर्ड लिखा हुआ है। मतलब यहाँ पे कैश बियर्ड चेक क्रॉस चेक अलाउड नहीं है। पहला नोट हो गया। दूसरा नोट, एडिशनल एम्प्लॉय में आप 4 एम्प्लॉय को नहीं लोगे, 4 कैटेगरी के एम्प्लॉय को नहीं लोगे। 4 कैटेगरी के एम्प्लॉय को अपन उसमें से हटा देंगे, इग्नोर कर देंगे। कौन कौन से, ऐसे एम्प्लॉय जिनकी सैलरी 25,000 पर मंथ से ज़्यादा, ऐसे एम्प्लॉय जिनकी सैलरी 25,000 पर मंथ से ज़्यादा, उनको हटा देंगे। दूसरे ऐसे एम्प्लॉय जो RPF में पार्टिसिपेट नहीं करते, उनको हटा देंगे। तीसरे ऐसे एम्प्लॉय जिनका एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में एंटायर कंट्रीब्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट पे करती है, उनको हटा देंगे। और चौथा ऐसे एम्प्लॉय जिनको अभी हायर करे हुए 240 से कम डेज हुए, जिनको हायर करे हुए अभी 240 से कम डेज हुए, उनको हटा देंगे। मान लो आपने एम्प्लॉय हायर करे थे 1 फेब को किए थे, तो फेब और मार्च 2 ही महीने हुए हैं, 2 महीने में लगभग 59 दिन हुए हैं। फेब और मार्च में अगर आप दिन निकालोगे तो 59 डेज हो गए शायद, हाँ 59 डेज हुए हैं, तो उनको हटा दोगे। तो ऐसे एम्प्लॉय जिनको हायर करे हुए अभी 240 से कम डेज हुए हैं, उनको भी अपन हटा देंगे। कौन किन को हटाएंगे, जिनकी टोटल सैलरी 25,000 पर मंथ से ज़्यादा, उनको हटा देंगे। जो RPF में पार्टिसिपेट नहीं करते, उनको हटा देंगे। जिनका एंटायर कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में कौन करती है, गवर्नमेंट पे करती है, उनको हटा देंगे। ऐसे एम्प्लॉय जिनको हायर करे हुए अभी 240 से कम डेज हुए, उनको हटा देंगे। लेकिन इसमें एक नोट दे रखा है। नोट क्या दे रखा है, अगर आपका बिजनेस जो है वो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अप्रैल मतलब गारमेंट्स वगैरह, तो अगर आपका बिजनेस क्या है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अप्रैल, फुटवियर और लेदर प्रोडक्ट्स का है,
गारमेंट्स वगैरह का, फुटवेयर का, लेदर प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग का है, अप्रैल फुटवेयर लेदर प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग का आपका बिजनेस है, तो 240 की जगह क्या लेंगे अपन 150। तो अपन क्या करेंगे, अगर आपका बिजनेस क्या है अप्रैल फुटवेयर और लेदर प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग का है, तो ऐसे एम्प्लॉय जिनको हायर करे हुए अभी 150 से कम डेज हुए हैं, 150 से कम डेज हुए उनको हटाएंगे। और अदर बिजनेस में जिनको हायर करे हुए, ऐसे एम्प्लॉय जिनको हायर करे हुए अभी 240 से कम डेज हुए उनको हटा देंगे। अब आते हैं सेक्शन एटीएम, इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये भी एटीएम, इसका भी पॉइंट बन सकता है एटीएम का टोटल इनकम वाले में। डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड। एटीएम का डिडक्शन आपको मिलता है डोमेस्टिक कंपनी को। किसको मिलता है? ओनली डोमेस्टिक कंपनी को, फॉरेन कंपनी को नहीं मिलता, डोमेस्टिक कंपनी को मिलता है। तो मान लो कोई डोमेस्टिक कंपनी है, वो किसी दूसरी कंपनी में, कोई दूसरी कंपनी कैसी भी हो, चाहे वो फॉरेन हो चाहे डोमेस्टिक हो, तो डोमेस्टिक कंपनी किसी दूसरी कंपनी में मान लो शेयर होल्डर है या किसी बिजनेस ट्रस्ट में यूनिट होल्डर है। डोमेस्टिक कंपनी क्या है? किसी दूसरी कंपनी में, दूसरी कंपनी कैसी भी हो सकती है, फॉरेन या डोमेस्टिक। तो डोमेस्टिक कंपनी किसी दूसरी कंपनी में शेयर होल्डर है या किसी बिजनेस ट्रस्ट में यूनिट होल्डर है। डोमेस्टिक कंपनी किसी दूसरी कंपनी में शेयर होल्डर है या बिजनेस ट्रस्ट में यूनिट होल्डर है। तो डोमेस्टिक कंपनी को क्या मिलेगा? दूसरी कंपनी से, बिजनेस ट्रस्ट से डिविडेंड मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा। तो डोमेस्टिक कंपनी डिविडेंड रिसीव कर रही है एक तो, और दूसरा डोमेस्टिक कंपनी खुद के शेयर होल्डर्स को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। डोमेस्टिक कंपनी किसी दूसरी कंपनी में शेयर होल्डर है या बिजनेस ट्रस्ट में यूनिट होल्डर है, तो उसको डिविडेंड मिलेगा। तो वो डिविडेंड रिसीव कर रही है किसी दूसरी कंपनी से या बिजनेस ट्रस्ट से, और खुद के शेयर होल्डर को क्या कर रही है? डिविडेंड पे कर रही है, खुद के शेयर होल्डर को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। तो उसने जो भी डिविडेंड रिसीव किया, जो भी डोमेस्टिक कंपनी ने दूसरी कंपनी या बिजनेस ट्रस्ट से जो भी डिविडेंड रिसीव किया वो ले लेंगे। मान लो उसने 5 लाख रुपए का डिविडेंड रिसीव किया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, वो ले लेंगे। और उसने अपने शेयर होल्डर को जितना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया, और उस कंपनी ने, उस डोमेस्टिक कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को जितना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया वो ले लेंगे। तो मान लो उसने 4 लाख का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया, तो 5 लाख और 4 लाख जितना रिसीव किया और जितना डिस्ट्रीब्यूट किया, जितना रिसीव किया और जितना डिस्ट्रीब्यूट किया, इन दोनों में से जो भी लोअर अमाउंट आएगी, इन दोनों में से जो भी लोअर अमाउंट आएगी, उतने अमाउंट का डोमेस्टिक कंपनी को क्या मिल जाएगा? डिविडेंड का डिडक्शन मिल जाएगा। तो जो भी रिसीव किया, पहले तो क्या होगा, उस डोमेस्टिक कंपनी की अदर सोर्स की इनकम बन जाएगा, अदर सोर्स की इनकम बना देंगे। और जो डिस्ट्रीब्यूट किया उसका क्या होगा? कोई डिडक्शन नहीं मिलता, उसका पीजीबीपी हेड में कोई डिडक्शन नहीं मिलता। सेक्शन 37 में डिस्लो होता है, डिविडेंड का कोई डिडक्शन नहीं मिलता, लेकिन यहाँ मिलेगा एटीएम में। कब मिलेगा? अगर आप किसी दूसरी कंपनी या बिजनेस ट्रस्ट में शेयर होल्डर हो और आपको डिविडेंड मिल भी रहा है, तो डिविडेंड रिसीव किया और फिर डिस्ट्रीब्यूट किया, रिसीव भी किया और डिस्ट्रीब्यूट भी किया, रिसीव किया और डिस्ट्रीब्यूट किया, तो जो भी रिसीव किया, जो भी डिस्ट्रीब्यूट किया, इन दोनों में से जो भी लोअर होगा उसका आपको डिडक्शन मिलेगा। तो रिसीव 5 लाख किया, डिस्ट्रीब्यूट 4 लाख किया, तो 5 और 4 विच एवर इज लोअर, 4 लाख का आपको डिडक्शन मिल जाएगा। मान लो आपने रिसीव किया 5 लाख, डिस्ट्रीब्यूट 0 किया, डिडक्शन कितना मिलेगा? 0 का मिलेगा। मान लो आपने रिसीव 0 किया, डिस्ट्रीब्यूट आपने 4 लाख किया, 0 और 4 लाख कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। तो रिसीव भी होना चाहिए और डिस्ट्रीब्यूट भी होना चाहिए, दोनों काम होने चाहिए। अब आप बोलोगे रिसीव कब करना है? ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर जो रिसीव किया वो लेंगे। रिसीव में क्या लेंगे? जो भी आपने ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर रिसीव किया, आपके प्रीवियस ईयर में जितना भी रिसीव किया वो ले लेंगे। और डिस्ट्रीब्यूट में क्या लेंगे? देखो डिस्ट्रीब्यूट में क्या लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट में बता रखा है कब तक डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, तो टाइम लिमिट दे रखी है। जो आरओआई की ड्यू डेट होती है कंपनी के केस में, मान लो 31 अक्टूबर होती है, तो 31 अक्टूबर से कम 1 महीने पहले तक आप डिस्ट्रीब्यूट करो, कम से कम 1 महीने पहले तक, कम से कम 1 महीने पहले तक। तो 31 अक्टूबर से 1 महीना पहला क्या होगा? 30 सितंबर हो गया ना, 30 सितंबर तक आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। मतलब जो ऑडिट रिपोर्ट की डेट होती है ना, ऑडिट रिपोर्ट की डेट होती है, तब तक आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। आरओआई की ड्यू डेट से कम 1 महीने पहले तक आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। लेकिन रिसीव कौन सा लेंगे? जो प्रीवियस ईयर में रिसीव हुआ वो लेंगे। डिस्ट्रीब्यूट आप कम से कम 1 महीने पहले तक जितना कर दोगे, कम से कम 1 महीने पहले तक वो ले लेंगे अपन, और उन दोनों में जो भी लोअर होगा उसका अपन डिडक्शन दे देंगे। अगला है ATQQB। ये जो सेक्शन है ATQQB, ये आपके डबल टैक्सेशन रिलीफ चैप्टर में काफ़ी काम आएगा। क्या है ये सेक्शन? आपको रॉयल्टी की इनकम हो रही है लिटरेरी आर्टिस्टिक साइंटिफिक नेचर की बुक से। क्या बोला मैंने? आपको रॉयल्टी की इनकम हो रही है किससे? लिटरेरी आर्टिस्टिक साइंटिफिक नेचर की बुक से हो रही है, यहाँ डिडक्शन मिलेगा। मान लो आपको इनकम टैक्स की बुक से रॉयल्टी की इनकम हो रही है, मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। आपको कॉस्टिंग की बुक से रॉयल्टी की इनकम नहीं मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। किसी जनरल वगैरह से आपको रॉयल्टी की इनकम हो रही है, न्यूज़पेपर जनरल वगैरह से, नहीं मिलेगा। किससे हो रही है? लिटरेरी आर्टिस्टिक साइंटिफिक नेचर की बुक, लिटरेरी आर्टिस्टिक साइंटिफिक नेचर की बुक से रॉयल्टी की इनकम हो रही है, डिडक्शन मिलेगा। किसको मिलेगा? इस सेक्शन में भी देखो रेजिडेंट इंडिविजुअल कवर्ड है, इस सेक्शन में भी क्या कवर्ड है? रेजिडेंट इंडिविजुअल। देखो अभी तक रेजिडेंट इंडिविजुअल ओनली 2-3 सेक्शन में आया है। एक तो अपना आया ATDD जो बिल्कुल फालतू सेक्शन था, डिसेबल डिपेंडेंट वाला। फिर ATDDB दिल धड़कन की बीमारी वाला, वो भी बिल्कुल फालतू था। और एक ATU कि असेसी खुद ही डिसेबल है, तो वहाँ था 3 जगह था रेजिडेंट वर्ड, मतलब वहाँ 3 सेक्शन में ओनली रेजिडेंट को ही डिडक्शन मिलता है। बाकी सभी सेक्शन में ऐसा नहीं था कि रेजिडेंट है नॉन रेजिडेंट, सभी को मिलता है। बाकी सभी सेक्शन सभी पे लगते हैं, सभी पे लगते हैं। अब आया ATQQB में रेजिडेंट वर्ड। ATQQB ओनली रेजिडेंट इंडिविजुअल को मिलता है। डिडक्शन कितना मिलता है? नेट रॉयल्टी इनकम ले लो और 3 लाख ले लो, इन दोनों का लोअर कर दो। नेट रॉयल्टी इनकम मतलब मान लो आपको रॉयल्टी की इनकम हुई है 5 लाख की, और आपका खर्चा हो गया 4 लाख का उस इनकम को अर्न करने के लिए, तो 5 लाख माइनस 4 लाख 1 लाख लोगे,
5 लाख नहीं लोगे, 5 - 4 1 लोगे, और 1 लाख और 3 लाख करके फिर डिडक्शन निकालोगे। तो नेट रॉयल्टी इनकम लेनी है, ग्रॉस नहीं लेनी, नेट रॉयल्टी इनकम और 3 लाख विच एवरेज लो है। पहले रॉयल्टी इनकम आपकी इनकम बन जाएगी अदर सोर्स की बन जाएगी। कुछ लोग पीजीबीबी में दिखा देते हैं, कैसे भी दिखा दो फर्क नहीं पड़ता। तो अदर सोर्स की इनकम बना दी आपने और 3 लाख से कंपेयर कर दिया बाद में नेट रॉयल्टी इनकम को। इन दोनों में से जो भी लो रहा है उसका डिडक्शन आपको कहाँ मिलेगा, 80 QQB में। इसमें एक नोट दे रखा है, अगर आप रॉयल्टी इंडिया के बाहर से अर्न करते हो, तो डिडक्शन तभी मिलेगा अगर आप रॉयल्टी इंडिया में ले आते हो कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में। कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में इंडिया में ले आते हो कब तक, प्रीवियस ईयर के एंड से 6 महीने के अंदर, प्रीवियस ईयर के एंड से 6 महीने के अंदर, या जो आरबीआई ने टाइम अलाउ किया उस टाइम में, तो ही डिडक्शन मिलेगा। मैंने क्या बोला, रॉयल्टी इंडिया के बाहर से अर्न करते हो, डिडक्शन तभी मिलेगा अगर आप उस रॉयल्टी को इंडिया में ले आते हो कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में प्रीवियस ईयर के एंड से 6 महीने के अंदर, या जो टाइम आरबीआई ने अलाउ किया उस टाइम के अंदर। इसके बाद 80 RRB, अगर आपको पेटेंट से रॉयल्टी की इनकम हो रही है 80 RRB में डिडक्शन मिलेगा। एलिजिबल एसएससी कौन है, रेजिडेंट इंडिविजुअल को मिलेगा, कितना मिलेगा, नेट रॉयल्टी इनकम और 3 लाख विच एवरेज लोअर, सेम टू सेम ऊपर की तरह। अगर रॉयल्टी की इनकम इंडिया के बाहर से हो रही है, डिडक्शन तभी मिलेगा जब आप उसको इंडिया में ले आते हो कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में प्रीवियस ईयर के एंड से 6 महीने के अंदर, या जो टाइम आरबीआई ने अलाउ किया उस टाइम के अंदर। इसके बाद सेक्शन 80P, डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ इनकम ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए डिडक्शन मिलता है 80P में। कोऑपरेटिव सोसाइटी का आज तक 2 बार क्वेश्चन आया है, जनवरी 21 में आया था एक बार, और एक बार नवंबर 16 में आया था। और कोऑपरेटिव सोसाइटी की टोटल इनकम निकालने का क्वेश्चन आता है। टोटल इनकम निकालना बिल्कुल ईजी है, कुछ भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसमें पूछते क्या है, वो सेक्शन 80P पूछते हैं बस पूरा। अगर आपको 80P आता है तो वो आंसर आपका बिल्कुल ठीक होगा। अब 80P में क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी को डिडक्शन मिलता है। पहले तो आप क्या करो, कोऑपरेटिव सोसाइटी की जो इनकम दे रखी है, हाउस प्रॉपर्टी की, बिजनेस की, कैपिटल गेन की, अदर सोर्स की, वो उसकी इनकम बना दो आप। 5 हेड में जो जहाँ आएगी उसकी इनकम वहाँ दिखा दो। सैलरी की नहीं होगी, बाकी 4 हेड की इनकम होगी वो दिखा दो, जो भी इनकम दे रखी है। अब उसको 80P का डिडक्शन मिलेगा, फिर बाद में डिडक्शन मिलेगा, जीटीआई आ जाएगी उसकी, जीटीआई में से डिडक्शन मिलेगा, पहले मत देना, जीटीआई में से मिलेगा, क्योंकि 80P का डिडक्शन मिलता है, हेडिंग सी वाला जीटीआई में से मिलेगा उसको। अब डिडक्शन कैसे मिलेगा और कौन कौन सी इनकम का मिलेगा वो देख लो। सबसे पहले बिजनेस इनकम की बात करते हैं। टोटल 6 बिजनेस दे रखे हैं। अगर इन 6 बिजनेस से उस कोऑपरेटिव सोसाइटी को इनकम होती है, इन 6 बिजनेस से 100% डिडक्शन मिल जाएगा, कोई कुछ लिमिट नहीं है, 100% डिडक्शन मिल जाएगा। 6 बिजनेस कौन कौन से, प्रोवाइडिंग क्रेडिट फैसिलिटी टू मेंबर। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करती है, मेंबर्स को क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, मेंबर्स को लोन वगैरह प्रोवाइड करती है। तो मेंबर से जो भी इंटरेस्ट मिलेगा, मेंबर से किसी भी नाम से इंटरेस्ट मिले, इंटरेस्ट ऑन आइडल फंड्स, इंटरेस्ट ऑन नॉर्मल फंड्स, किसी भी नाम से मिले, इंटरेस्ट ऑन पर्सनल पर्पस, किसी भी नाम से मिले, पूरा इंटरेस्ट क्या होगा, पीजीबीबी की इनकम बन जाएगा, और उसके बाद 100% का डिडक्शन मिल जाएगा। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का बिजनेस क्या है, क्रेडिट फैसिलिटी देने का बिजनेस है मेंबर्स को, तो जो भी इंटरेस्ट की इनकम होगी उसका 100% डिडक्शन मिल जाएगा। दूसरा, कॉटेज इंडस्ट्री का बिजनेस है, 100% का डिडक्शन मिल जाएगा। तीसरा, मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रोन बाई मेंबर्स, ये बिजनेस है, 100% का डिडक्शन मिल जाएगा। चौथा, प्रोसेसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस विदाउट एड ऑफ पावर। किसका बिजनेस है, विदाउट एड ऑफ पावर का। विथ एड ऑफ पावर होता तो अदर बिजनेस मानते, क्या मानते, अदर। विदाउट है तो 100% क्या मिल जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा। कलेक्टिव डिस्पोजल ऑफ लेबर टू मेंबर्स, 100% डिडक्शन मिल जाएगा। और फिशिंग एंड अदर अलाइड एक्टिविटी 100% मिल जाएगा। तो 100% किस में मिलेगा, 6 मान लो। कौन कौन से 6, क्रेडिट फैसिलिटी दी मेंबर्स को, पहला। दूसरा, कॉटेज इंडस्ट्री। तीसरा, मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रोन बाई मेंबर्स। चौथा, प्रोसेसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस विदाउट एड ऑफ पावर। पांचवा, कलेक्टिव डिस्पोजल ऑफ लेबर टू मेंबर्स। छठा, फिशिंग एंड अदर अलाइड एक्टिविटी। ये 6 बिजनेस है। तो पहले तो बिजनेस की इनकम बना दो, उसके बाद डिडक्शन में ग्रोस टोटल इनकम के बाद डिडक्शन दे दो आप 100% की इन 6 बिजनेस में। इसके बाद इनके अलावा और कोई बिजनेस है, मान लो एजेंसी का बिजनेस है या कोई अदर बिजनेस है, तो क्या करोगे। अदर बिजनेस के केस में मान लो वो जो कोऑपरेटिव सोसाइटी दे रखी है क्वेश्चन में, कौन सी है, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी है। क्या है, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्या लिखा है, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो अदर बिजनेस में से भी डिडक्शन मिलेगा, कितना मिलेगा, मैक्सिमम 1 लाख रुपये का, मैक्सिमम 1 लाख तक का डिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन मान लो वो नॉर्मल कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कंज्यूमर वाली नहीं है, अदर है, तो 50,000 तक का डिडक्शन मिल जाएगा। कंज्यूमर है तो 1 लाख, अदर है तो 50,000। ये था बिजनेस इनकम का। अब आते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी की और कोई इनकम। मान लो कोऑपरेटिव सोसाइटी को इनकम हो रही है, इनकम फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ गोडाउन्स ऑब्लिक वेयरहाउस फॉर स्टोरेज ऑफ कमोडिटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करेगी, खुद के गोडाउन या वेयरहाउस रेंट पे दे रही है, कमोडिटी स्टोर करने के लिए रेंट पे दे रही है, तो उसकी इनकम बनेगी। मान लो उसका बिजनेस ही है तो बिजनेस की बन जाएगी, नहीं है तो अदर सोर्स की बन जाएगी, अदर सोर्स की बना देंगे। तो ये इनकम हो रही है उसको, कोऑपरेटिव सोसाइटी को, तो इस इनकम का भी क्या मिलेगा, 100% डिडक्शन मिल जाएगा। दूसरा, कोऑपरेटिव सोसाइटी ने क्या कर रखा है, दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। एक कोऑपरेटिव सोसाइटी ने दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट कर रखा है और दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटी से इंटरेस्ट और डिविडेंड की इनकम हो रही है, इंटरेस्ट और डिविडेंड की इनकम हो रही है, उसका भी क्या मिलेगा, 100% डिडक्शन मिलेगा। एक तरीके से अदर सोर्स की इनकम हो गई, इसका भी क्या मिल जाएगा, 100% डिडक्शन मिल जाएगा। कौन कौन सा, इनकम फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ गोडाउन्स वेयरहाउस फॉर स्टोरेज ऑफ कमोडिटीज। दूसरा, इंटरेस्ट या डिविडेंड की इनकम हो रही है दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटी से, तो उसका भी क्या मिल जाएगा, 100% डिडक्शन मिल जाएगा। इसके बाद 2 इनकम और बता रखी है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी को इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स मिल रहा है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर मिल रहा है, बॉन्ड्स डिवेंचर वगैरह पे इंटरेस्ट मिल रहा है, तो या मान लो
नॉर्मल हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हो रही है, नॉर्मल हाउस प्रॉपर्टी की कोई इनकम हो रही है, तो उसका भी 100% डिडक्शन मिल जाएगा, उसका भी क्या मिल जाएगा, 100% डिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन कंडीशन है, कंडीशन क्या है, अगर आपको इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का 100% डिडक्शन चाहिए तो आपकी जीटीआई कितनी होनी चाहिए, अप टू 20,000, 20,000 रुपये तक आपकी जीटीआई है तो ही मिलेगा। 20,000 से ज़्यादा है तो नहीं मिलेगा, 20,000 तक है तो ही मिलेगा। अब आगे नोट दे रखा है, एटीपी का जो डिडक्शन होता है ना, कोऑपरेटिव बैंक को नहीं मिलेगा। कोऑपरेटिव बैंक भी क्या होती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, कोऑपरेटिव बैंक भी कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, लेकिन कोऑपरेटिव बैंक को एटीपी का डिडक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन दो को मिल जाएगा, दो कोऑपरेटिव बैंक को मिल जाएगा। दो कौन से, प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी, एक तो प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी और एक दूसरा प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। एक तो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी और दूसरा प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। इन दो कोऑपरेटिव बैंक को मिल जाएगा। आप बोलोगे दो क्या होते हैं, ये ऐसे कोऑपरेटिव बैंक होते हैं जो छोटे से तालुका में या छोटे से कस्बा में, छोटे से तालुका में या कस्बा या छोटे से एरिया में काम करते हैं, अपना ऑपरेशन करते हैं, छोटे से काम एरिया में काम करते हैं, और जिनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, एग्रीकल्चरल और रूरल डेवलपमेंट के लिए लॉन्ग टर्म क्रेडिट देना। एग्रीकल्चरल और रूरल डेवलपमेंट के लिए लॉन्ग टर्म क्रेडिट देना, जिनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या बनते हैं, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी और प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। तो मैंने क्या बोला, एटीपी का रिडक्शन आपको कोऑपरेटिव बैंक को नहीं मिलेगा, लेकिन दो कोऑपरेटिव बैंक को मिल जाएगा, दो को मिल जाएगा। कौन से कोऑपरेटिव बैंक, ऐसे कोऑपरेटिव बैंक जो छोटे से एरिया में काम करते हैं और जिनका मेन ऑब्जेक्टिव एग्रीकल्चरल और रूरल डेवलपमेंट एक्टिविटीज के लिए लॉन्ग टर्म क्रेडिट देने का होता है, उनको मिल जाएगा। अब आते हैं एक लास्ट सेक्शन, बिल्कुल फालतू सेक्शन, एटीपी है। अगर प्रोड्यूसर कंपनी है, प्रोड्यूसर कंपनी को अपने इनकम में से डिडक्शन मिलेगा, किसको मिलेगा, फार्म प्रोड्यूसर कंपनी को। किसको, फार्म प्रोड्यूसर कंपनी को, जिसका टर्नओवर प्रीवियस ईयर में 100 करोड़ से कम था। फार्म प्रोड्यूसर कंपनी को मिलेगा जिसका टर्नओवर प्रीवियस ईयर में 100 करोड़ से कम था। कितना मिलेगा, एलिजिबल बिजनेस से जो प्रॉफिट होगा उसका 100%, एलिजिबल बिजनेस से जो प्रॉफिट होगा उसका 100%। और यहाँ इसके लिए, इस सेक्शन के लिए एलिजिबल बिजनेस क्या है, मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रोन बाय मेंबर्स और दूसरा प्रोसेसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रोन बाय मेंबर्स। मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रोन बाय मेंबर्स, दूसरा प्रोसेसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रोन बाय मेंबर्स। तो ये है 80 सेक्शन एटीपी है। और ये चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो गया। मैंने टोटल डिडक्शन आपको करवा दी, डिटेल में मैंने आपको समझा दिया। इसमें से जो हेडिंग सी वाली डिडक्शन होती है उसमें कुछ डिडक्शन ज़्यादा काम किए हैं, जैसे ATM है, ATJJA है, एक अपनी ये सेक्शन ATIAC आया था। ये कुछ सेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला भी अच्छे से करना, आपको इसका क्वेश्चन भी पूरा आ सकता है 8 नंबर तक का। तो ये कुछ डिडक्शन ज़्यादा काम की है। जो इनकम बेस्ड डिडक्शन थी ये तो मैंने बता दिया आपको। एक एक्सपेंडिचर बेस्ड या इन्वेस्टमेंट बेस्ड जो डिडक्शन थी सेक्शन 80C वाली, 80D वाली या और भी काफ़ी सारी थी, ये डिडक्शन अपने काम आएंगी डबल टैक्सेशन रिलीफ चैप्टर में। इनका अलग से क्वेश्चन नहीं आता। जो एक्सपेंडिचर बेस्ड या इन्वेस्टमेंट बेस्ड डिडक्शन थी ना, उनका अलग से क्वेश्चन नहीं आता। जो इंटर लेवल वाली डिडक्शन थी उनका क्या होता है, कुछ पॉइंट आता है डबल टैक्सेशन रिलीफ चैप्टर में, वहाँ काम आएंगी। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, ध्यान से याद रखनी है, क्योंकि इनमें गलतियाँ हो जाती हैं और गलतियाँ होती हैं तो आपके काफ़ी सारे मार्क्स कट जाते हैं। पहला चीज़ है डिपेंडेंट। डिपेंडेंट जो वर्ड है ना, डिपेंडेंट वर्ड पूरे डिडक्शन चैप्टर में सिर्फ एक सेक्शन में, कौन से सेक्शन में, ATD डबल डी DDB, D और DDB, मतलब D वाले सेक्शन में डिपेंडेंट वर्ड, D वाले सेक्शन में। ATD में याद करो डिपेंडेंट चिल्ड्रन कवर्ड है, इंडिपेंडेंट वाले कवर्ड नहीं है। मेडिकल वाला प्रीमियम था ना, मेडिकल और हेल्थ प्रीमियम वाला। ATDD में डिपेंडेंट रिलेटिव कवर्ड है, ATDDB में डिपेंडेंट रिलेटिव वगैरह कवर्ड है। तो ATD और DDB यही है डिपेंडेंट वर्ड, बाकी सब जगह ऐसा कोई वर्ड है ही नहीं। ATC में कोई वर्ड ही नहीं है। चिल्ड्रन चाहे डिपेंडेंट हो चाहे इंडिपेंडेंट, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बाकी कहीं भी डिपेंडेंट वर्ड है नहीं, बस इन 3 सेक्शन में ये बात याद रखना। D वाले सेक्शन में डिपेंडेंट वर्ड है, पहली बात। इसके अलावा जो पेरेंट्स की डिडक्शन मिलती है, आप पेरेंट्स के लिए कुछ करते हो तो पेरेंट्स की डिडक्शन आपको कहाँ मिलती है, ओनली आपको इन्हीं सेक्शन में मिलती है, D और DDB में मिलती है। ATC में नहीं मिलती, वहाँ खाली फैमिली को कौन माना गया है, स्पाउस, सेल्फ और चिल्ड्रन। बाकी इन 3 में मिलती है। ATD में मिल जाती है, चाहे पेरेंट्स डिपेंडेंट हो चाहे ना हो, मिल जाती है ना ATD में। DD में मिल जाती है डिपेंडेंट है तो, DDB में मिल जाती है डिपेंडेंट है तो पेरेंट्स इन्हीं में कवर्ड है, बाकी कहीं भी पेरेंट्स कवर्ड नहीं है, याद रखना। इसके अलावा डिडक्शन के सारे सेक्शन में, लगभग सारे सेक्शन में क्या है, अदर देन कैश वर्ड है, मतलब खाली कैश वर्ड है। जैसे अपने देखा था ATD, आपको मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना है अदर देन कैश। अपन ने ATG पे देखा था, डोनेशन आपको 2,000 से ज़्यादा का अगर आप पे करते हो तो अदर देन कैश करना पड़ेगा। अगर आप कैश में कर देते हो 2,000 से ज़्यादा का, डिसअलाउ हो जाएगा, डिडक्शन नहीं मिलेगा। ऐसे ही ATGG में देखा था, जो आप साइंटिफिक रिसर्च या रूरल डेवलपमेंट के लिए डोनेशन देते हो 2,000 से ज़्यादा का, अदर देन कैश देना पड़ेगा आपको। कैश में दे देते हो आप 2,000 से ज़्यादा का तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। GGC में देखा था, अगर आप पॉलिटिकल पार्टी, इलेक्टोरल ट्रस्ट को डोनेशन देते हो, कैश में दे देते हो, डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो अदर देन कैश वर्ड था वहाँ पे, ओनली कैश वर्ड था, मतलब वहाँ बेरर चेक और क्रॉस चेक अलाउड था। क्या अलाउड था, बेरर चेक और क्रॉस चेक अलाउड था।
इन सभी सेक्शन में, डिडक्शन के सभी सेक्शन में। लेकिन एक एक्सेप्शन है इसका, एक एक्सेप्शन क्या है, 80JJAA। डबल जे में क्या है, अकाउंट पे चेक, डीडी, ईसीएस, इलेक्ट्रॉनिक मोड, आपको इस अकॉर्डिंग पेमेंट करना। अगर आप कैश, बियर चेक, क्रॉस चेक से पेमेंट करते हो, कैश, बियर चेक, क्रॉस चेक अलाउड नहीं है। तो डिडक्शन के सभी सेक्शन में अदर देन कैश वर्ड है, अदर देन कैश मतलब बियर चेक और क्रॉस चेक अलाउड है। तो क्वेश्चन में आपको घुमा फिरा के देगा कि बियर चेक से आपने मेडिकल प्रीमियम पे किया, या मान लो आपने डोनेशन दिया क्रॉस चेक से, सब अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं, वो ऐसे घुमा के देगा। तो गलती मत कर देना, वहाँ अदर देन कैश वर्ड है, बस एक 80JJAA को छोड़ के। अब आओ पीजीबीपी याद करो आप। जब पीजीबीपी मैंने करवाया था उसमें मैंने बताया था आपको, पीजीबीपी में सभी सेक्शन में, लगभग सभी सेक्शन में क्या पढ़ता, अकाउंट पे चेक, डीडी, ईसीएस, इलेक्ट्रॉनिक मोड। मतलब पीजीबीपी में जहाँ भी था, जैसे मान लो सेक्शन 40A3 था कैश पेमेंट वाला, तो वहाँ कैश, बियर चेक, क्रॉस चेक तीनों क्या थे, डिसअलाउड थे। तो पीजीबीपी में क्या था, सभी सेक्शन में कैश, बियर चेक और क्रॉस चेक अलाउड नहीं थे। अकाउंट पे चेक, डीडी, ईसीएस, इलेक्ट्रॉनिक मोड यही कवर थे। पीजीबीपी में उल्टा था। लेकिन पीजीबीपी में भी एक एक्सेप्शन था, एक एक्सेप्शन याद करो, सेक्शन 36 के अंदर एक पॉइंट था, हेल्थ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर एम्प्लॉय अदर देन कैश। अगर कंपनी ने या एम्प्लॉय ने क्या किया, एम्प्लॉय का हेल्थ या मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, हेल्थ या मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, कंपनी को, उस एम्प्लॉयर को क्या मिल जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन वो अदर देन कैश होना चाहिए, मतलब वहाँ पीरियड चेक और क्रॉस चेक अलाउड था, वहाँ पीरियड चेक और क्रॉस चेक अलाउड था। मतलब क्या है, डिडक्शन में सभी सेक्शन में अदर देन कैश कवर्ड है, मतलब अदर देन कैश वर्ड है, मतलब पीरियड चेक और क्रॉस चेक अलाउड है डिडक्शन के सभी सेक्शन में। 80JJAA इसका एक्सेप्शन है, जबकि पीजीबीपी में उल्टा है। पीजीबीपी में सभी सेक्शन में कैश, पीरियड चेक, क्रॉस चेक अलाउड नहीं है, जहां जहां ये वर्ड्स है, जहां जहां वो वर्ड है अकाउंट पे चेक, डीडी, ईसीएस, इलेक्ट्रॉनिक मोड वाला, तो वहां कैश, पीरियड चेक, क्रॉस चेक अलाउड नहीं है। लेकिन एक सेक्शन को छोड़ के, सेक्शन 36 का एक पॉइंट है, हेल्थ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया आपने एम्प्लॉय को, तो पीरियड चेक, क्रॉस चेक भी अलाउड है, वहां अदर देन कैश वर्ड, एक जगह अदर देन कैश वर्ड है। ये कुछ छोटी सी चीजें हैं जो सब लोग, लगभग सब लोग गलतियां कर देते हैं, और इस चक्कर में आपके मार्क्स ज़्यादा कट जाते हैं। एक गलती कर देते हो, जैसे मैं आपको बताऊं, डबल टैक्सेशन रिलीफ चैप्टर में आप एक गलती कर देते हो ना, तो उससे क्या होता है, आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है, उसमें आपको 1 नंबर भी नहीं मिलता, क्योंकि आपकी सारी रिलीफ वगैरह गलत आती है, टोटल इनकम गलत आती है, और उसके बाद सारी कैलकुलेशन आपकी गलत हो जाती है। तो एक गलती से आपके काफ़ी ज़्यादा मार्क्स कट जाते हैं। तो ये छोटी मोटी गलतियाँ हो जाती हैं। और एक बात और याद रख लेना, नॉन रेजिडेंट जो होते हैं उनको कभी भी सीनियर सिटीजन वाले बेनिफिट नहीं मिलते। नॉन रेजिडेंट के केस में नॉर्मल उनको माना जाता है नॉर्मल इंडिविजुअल की तरह। तो नॉन रेजिडेंट अगर मान लो 60 साल का भी है, 60 साल का, 80 साल का भी है, तो उसको नॉर्मल इंडिविजुअल की तरह माना जाता है। इनकम टैक्स के किसी भी सेक्शन में उसको सीनियर सिटीजन वाले जो बेनिफिट मिलते हैं, रेजिडेंट सीनियर सिटीजन वाले या रेजिडेंट सुपर सीनियर सिटीजन वाले, वो उसको नहीं मिलते, ये था ये चैप्टर डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से। इसको अच्छे से एक बार सुन लेना, रिवाइज कर लेना। चैप्टर काफ़ी बड़ा है, लेकिन आप 2-3 बार सुन लोगे इसको तो आपको डिडक्शन अच्छे से आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे। कुछ रटना नहीं है, 2-3 बार सुनना है, आपके दिमाग में डिडक्शन फिट हो जाएंगे आराम से। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच।